वाटर की बात हो गई, कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस की बात हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेल में बात हो गई। आज हम बात शुरू करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। किसके बारे में बात शुरू करेंगे बेटा? प्रोटीन्स के बारे में। अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है और उसको भूलना नहीं है कि ये जो वर्ड है ना प्रोटीन, इसकी ओरिजिन पे भी थोड़ी सी डिबेट है, थोड़ी सी बहस है। बस ज़्यादातर लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि प्रो का मतलब होगा फर्स्ट, या अच्छा रुक जाओ, फर्स्ट से मुराद पहली नहीं है, फर्स्ट से यहाँ मुराद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी जब भी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रैंक करेंगे तो ये सबसे पहले होंगी। हाँ, और याद रहे ये जो वर्ड होता है टीन, आमतौर पे ये मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पे किसके लिए इस्तेमाल होता है? मॉलिक्यूल्स के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि सेल पानी के बाद प्रोटीन्स के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। तो जब हम ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स को देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। ठीक है, पानी के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर वाटर। तो पानी के बाद अगर लिविंग थिंग्स के लिए कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो प्रोटीन ही है। आप ये बात जानते हो कि अगर मैं किसी भी सेल का ड्राई मास कैलकुलेट करूँगा, यानी वाटर निकाल दूँ सेल में से, बाकी जो कुछ बचे, तो उसका मेजॉरिटी प्रोटीन्स का बना होता है। तो इट फॉर्म मेजॉरिटी पार्ट ऑफ ड्राई मास ऑफ सेल। ड्राई मास ऑफ सेल, तो सेल जो होता है उसका जो ड्राई मास होगा, क्या मुराद है? आप सेल में से पानी निकाल दो, बाकी जो कुछ बचेगा वो, तो वो ड्राई मास कहलाएगा। तो सेल का जो ड्राई मास होता है उसकी जो मेजॉरिटी होती है बेटा, वो प्रोटीन्स ही जो है वो बना रहे होते हैं, प्रोटीन ही फॉर्म कर रहे होते हैं। जब हम प्रोटीन को देखते हैं तो प्रोटीन्स को नाम प्रोटीन दिया था एक बायोकेमिस्ट से, बड़ा ज़बरदस्त, उनका नाम था बेसिलियस। तो नेम्ड प्रोटीन बाय, अच्छा मुझे ये ख्याल क्यों आया? मुझे ये ख्याल इसलिए आया कि इन्होंने लिपिड्स के अंदर लिखा हुआ है कि लिपिड्स को जो है वो ब्लू ने जो है वो नाम दिया था। तो मैंने कहा जब लिपिड का नाम है तो फिर प्रोटीन का क्यों नहीं होना चाहिए? तो ब्राज़ीलियस एक बायोकेमिस्ट है बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने जो है प्रोटीन को जो है वो प्रोटीन का नाम दिया था। अच्छा, अब शायद ही सेल में कोई ऐसा फंक्शन हो, कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें प्रोटीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करते हो, इन्वॉल्व ना होते हो। तो इन्वॉल्व इन virtually all activities of cell। तो कोई सेल की शायद ही कोई ऐसी एक्टिविटी निकले जहाँ पे कहीं ना कहीं से प्रोटीन का कोई लिंक ना निकलता हो, अदरवाइज प्रोटीन आर एवरीवेयर। ये हर जगह मौजूद हैं, हर काम में इन्होंने अपनी टांग बढ़ाई हुई है और ये कुछ ना कुछ करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जब हम प्रोटीन को देखते हैं तो प्रोटीन देमसेल्व्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आपको पता है, हमने लिख लिया है। तो दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और जब हम इनके मेन स्ट्रक्चर को देखते हैं, किसको देखते हैं? इनके मेन स्ट्रक्चर को, तो आपने ध्यान में रखना है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का बना होता है। फिर जब हम प्रोटीन चेन्स को आपस देखेंगे, किसको देखेंगे? प्रोटीन चेन्स को। मिसाल के तौर पे हम पढ़ेंगे कि भाई हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन की 4 चेन होती है, तो वो चेन्स किसी तरीके से जुड़ी हुई होंगी ना आपस में। तो आम तौर पे सल्फर के जरिए उनको जोड़ा जाता है, तो इनके पास सल्फर भी होती है। तो ऑल्सो कंटेन सल्फर इन देम। आगे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, स्पेशली फॉर बाइंडिंग प्रोटीन चेन्स। तो प्रोटीन चेन्स को खास तौर पर जहाँ भी हम बनेंगे तो वो हम इसको सल्फाइड बॉन्ड के जरिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए जोड़ते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अच्छा, अब आपने जहन में रखना है कि प्रोटीन्स भी पॉलीमर्स हैं। प्रोटीन्स क्या हैं? जिस तरह कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड पॉलीमर्स हैं, मोनोसेकेराइड के,
इस तरीके से प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, जिसको आजकल दुनिया में ज़्यादातर लोग अमीनो एसिड्स कहते हैं, अमीनो एसिड, जी हाँ। और इसकी एक स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, वो है कैपिटल ए, अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो हम आज थोड़ा सा अमीनो एसिड की बात करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोटीन में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, तो देख लें। तो आज हम बात करेंगे आपसे जनाब अली अमीनो एसिड्स की, और इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा जो आपको वैसे तो आती तो है मगर थोड़ा सा और पक्की हो जाएंगी तो काम ज़रा बेहतर हो जाए। अमीनो एसिड्स नाम से जहन में आ रहा है कि एक ऐसा अल्फ़ा कार्बन है जिसके साथ दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए हैं, एक उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हुआ है और एक उसके साथ अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप अटैच हुआ है। बाकी एक इसके साथ हाइड्रोजन होगा और एक इसके साथ रेडिकल ग्रुप होगा। तो जब मैं इस फॉर्मूले देखता हूँ तो मैं ये बात समझ सकता हूँ कि इट्स एन एसिमेट्रिकल कार्बन, ये एक एसिमेट्रिकल कार्बन है। मुझे साफ नज़र आ रहा है कि चारों बॉन्ड चार अलग अलग चीज़ों से बने हुए, साफ पता लग रहा है। अब याद रखना है आप लोगों ने, इसको अमीनो एसिड कहते हैं इसलिए क्योंकि इसके बाद एक तो इसका अमीनो ग्रुप है, नाउ दिस इज योर अमीनो ग्रुप एंड दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमने यहाँ से उठाया अमीनो, यहाँ से उठाया एसिड, नाम रख दिया अमीनो एसिड। तो अब हमें पता लग गया है कि इसको अमीनो एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास अमीन ग्रुप भी है और इसके पास एसिड ग्रुप भी, तो ये दोनों इसके पास मौजूद है, तो ये अमीनो एसिड बन गया। अब इसमें जो ट्रिक है याद रखने की, वो रेडिकल है और ये रेडिकल चेंज होगा सारे अमीनो एसिड में। तो चेंज इन ऑल अमीनो एसिड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अमीनो एसिड में देखूंगा उसका ये जो कंपोनेंट होगा ना, ये वाला कंपोनेंट यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो कंपोनेंट होगा, ये इन सब का एक ही जैसा होगा। जो चेंज होगी वो किसके अंदर होगी, वो रेडिकल में होगी। और आप देख सकते हैं आपकी किताब में 2-3 अमीनो एसिड उन्होंने जो है बना भी रखे, तो आप उनके डायग्राम देख के समझ सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये रेडिकल जो होगा ये अमीनो एसिड को एक दूसरे से अलग कर देगा, मुख्तलिफ कर देगा, चेंज कर देगा। बाकी ये जो कंपोनेंट है ये यूनिवर्सल है, कांस्टेंट है, सब में सेम रहेगा। ठीक है, कोई टेंशन यहाँ तक। और अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो नेचुरल, जब नेचर में देखते हैं हमको, तो नेचर में देर आर मोर देन 165 अमीनो एसिड प्रेजेंट, ये बात ध्यान में रखनी है। तो नेचुरली more than 160 amino acids are present। 160 से ज़्यादा है, 160 तो 170 में 160 से ज़्यादा ही है ना। कुछ लोग कहते हैं 164 है, कुछ लोग कहते हैं 167 है, मैंने एहतियातन 160 प्लस लिख दिया, जान छोड़ाइए अपनी। अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखना है, बट जब रिसर्च हुई, और रिसर्च कहाँ से शुरू हुई, सबसे सिंपल चीज़ों से, जो आपके वायरसेस हैं। और आपको पता है वायरसेस भी जो होते हैं वो प्रोटीन कंटेन करते हैं, उनकी कैप्सिड प्रोटीन के बने होते हैं, जिसको अपन वायरॉन बोलते हैं ना। और सबसे सिंपल वायरस से लेके सबसे कॉम्प्लेक्स इंसान तक मैन तक, जितने भी टाइप की चीज़ें हैं जिनको आप लिविंग या लिविंग क्लेम कर सकते हो, जैसे वायरस पर डिबेट है, वायरस को कुछ लोग कहते हैं लिविंग, कुछ लोग कहते हैं लिविंग नहीं है, बैक्टीरिया तो लिविंग है ना। तो वायरस से लेके इंसानों तक जितने भी सो कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी हुए हैं दुनिया में आज तक, तो ये एक हैरत अंगेज बात जो है वो पता चली है कि इन सब के अंदर जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड है वो कांस्टेंट है। इन सब के अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड क्या है, कांस्टेंट। और 20 अमीनो एसिड हैं जो ऑल प्रोटीन्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। यानी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वी डू नॉट नीड 160 अमीनो एसिड्स, हमें सिर्फ 20 चाहिए, बाकी सारे उनसे खुद बन जाएंगे। अब ये बच्चों के ध्यान में सवाल रहता है कि 20 से सारे कैसे बन सकते हैं, तो इसको समझने का तरीका बहुत आसान है। और मैं बच्चों को मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, उस चीज़ को ज़रा देखें। आपके पास मैं लिख रहा हूँ यूनिवर्सल नंबर्स, और आपको पता है ये जो नंबर हैं ये 10 होते हैं, 0 से लेकर और 9 तक, ऐसे ही फ्रॉम 0 अप टू 9। कितने हैं ये टोटल? 10 हैं।
अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप यहाँ बैठे बैठे इस क्लासरूम में कोई ऐसा नंबर सोचें जो इनके कॉम्बिनेशन से बाहर चला जाए। क्या कोई नंबर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ऐसा हो सकता है जो इन 10 के कॉम्बिनेशन से बाहर हो जाए? तो अब आप एक बात को सोचना शुरू करो, और क्या होगा? कॉम्बिनेशन यही होगा, नंबर यही होंगे, कॉम्बिनेशन में फ़र्क होगा। कहीं पे 1 पहले होगा, कहीं 1 बाद में होगा, कहीं 7 पहले होगा, कहीं 7 आखिर में होगा, कहीं 7 शुरू में होगा, इसी तरह होगा ना। तो अब आप सोचें कि जब 10 नंबर से 10 डिजिट से बनने वाली काउंटिंग, उसके कॉम्बिनेशन कभी एंड ही नहीं हो रहा है, तो जब मैं 20 अमाइनो एसिड्स को मिलाना शुरू करूँगा तो क्या उस कॉम्बिनेशन की कभी कोई एंड होंगे? तो देयर इज नो एंड टू इट। इसीलिए वायरस से लेके इंसान तक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर प्रोटीन, कितनी सिंपल हो, कितनी कॉम्प्लेक्स हो, कितनी मुश्किल हो, कितनी आसान हो, सब 20 अमाइनो एसिड से बन जाती है। और ये हमें जेनेटिक्स में बड़ी हेल्प करेगा आगे चल के। कैसे करेगा वो हम बात करेंगे। तो जितने प्रोटीन, अब ये बात ध्यान में रखनी है, इसके डजेंट मीन कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड होंगे, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि अगर इंसुलिन के पास 51 अमाइनो एसिड है तो वो इन 20 का ही कॉम्बिनेशन है। अगर हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड है तो वो इन 20 का ही कॉम्बिनेशन है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन 20 के हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि मैंने लिख दिया था कि 20 अमाइनो एसिड ऑल प्रोटीन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो बना लेते हैं, बना डालते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है? अब ऐसे ही है ना। अब अमाइनो एसिड बनते कैसे आपस में वो आप जानते हैं, वो आपस में पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जुड़ जाते हैं। ऐसे ही है, मिटाऊं तो? हाँ भाई, क्या बनाया मैंने? अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया है। इसके सामने मैंने एक अमाइनो एसिड और बना दिया है। अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं कंडेंसेशन करवाने जा रहा हूँ। तो जब 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो एक के कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे के नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से मिल जाएगा, और ये नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड करेगा कार्बन के साथ। वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हम बोलेंगे कंडेंसेशन तो हो गई है, मगर हम बोलेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है। पेप्टाइड बॉन्ड को पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं, या इसको कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्यों कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड कर रही है किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। समझ में आ गई बात? तो ये बाकी तो हमने कंडेंसेशन पढ़ ही लिया था कि उसको तोड़ना होगा तो क्या करेंगे, इसी वाटर को में ऐड करेंगे, ये टूट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख लो, जब भी हम बड़े प्रोटीन्स को देखते हैं, बड़े प्रोटीन्स जिनमें बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो जब भी बड़े प्रोटीन टूटते हैं, जब भी इनकी हाइड्रोलाइसिस होगी, क्या होगी बेटा? हाइड्रोलाइसिस। ये पहले बनाएंगे पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स? ये पहले बनाएंगे पेप्टोन्स, और पेप्टोन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, इसमें तो मैनी होंगे ना, मैनी अमाइनो एसिड। अब वो कितने होंगे वो हमें पता नहीं है ना। पेप्टोन्स छोटे होते हैं और उनके अंदर 10 या 10 से ज़्यादा होता है, 10 और मोर अमाइनो एसिड। फिर जब हम पेप्टोन्स को तोड़ते हैं तो हमें मिलते हैं पेप्टाइड्स, जिसके अंदर लेस देन 10 अमाइनो एसिड होंगे। ऐसा ही है हाइड्रोलाइसिस, तो लेस देन 10 अमाइनो एसिड। और फिर जब हम पेप्टाइड्स को तोड़ेंगे तो फिर राइट हमें अमाइनो एसिड मिल जाएंगे। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो देन वी हैव आवर अमाइनो एसिड्स। इसीलिए अगर आप पढ़ेंगे ना कभी पेप्सिन के बारे में, जो आपके स्टमक एंजाइम, तो आप पढ़ते हैं कि पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, यानी वो प्रोटीन्स को कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करता। अगर इसीलिए अगर तुम्हारी मेरी बॉडी में पेप्सिन ना हो, गॉड फॉरबिड किसी के शख्स के स्टमक में कोई भी मसला हो गया, उसको बेचारे कैंसर हो गया,
या उसके स्टमक में गोली लगी सीधी सामने और उसका स्टमक डैमेज हो गया, या उसको कोई और इशू हो गया, कोई मसला उसके साथ हो गया और उसका स्टमक काट के निकालना पड़ेगा। तो जब स्टमक काट के निकालोगे तो पेप्सिन तो गया, पेप्सिन तो गया, बट आपकी डाइजेशन पे कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, क्योंकि पेप्सिन का सारा काम ट्रिप्सिन कर लेगा। तो हमें ज़िंदा रहने के लिए ट्रिप्सिन की ज़रूरत है, पेप्सिन की ज़रूरत नहीं है। स्टमक का काम खाने को डाइजेस्ट करना थोड़ी है। स्टमक के दो काम हैं, खाने को स्टोर करना नंबर 1, दूसरा उसके अंदर अगर कोई हार्मफुल चीज़ है तो उसको मारना। एक दो और भी काम है, वो जब पढ़ेंगे देख लेंगे। तो जिन लोगों का स्टमक निकल जाता है वो क्या कहते हैं, भाई थोड़ा थोड़ा खाओ, ज़्यादा नहीं खाओ, क्योंकि अब वो स्टोर करने वाली चीज़ नहीं है अंदर। बस खैर, तो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड, अमाइनो एसिड, ये फ़र्क याद रखना है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये जो अमाइनो एसिड हैं, ये जो अमाइनो एसिड हैं जिनकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को 20 अमाइनो एसिड चाहिए, इनमें से याद कर लें, जब हम इंसानों को देखेंगे तो इंसान इनमें से 10 अपनी बॉडी में जनरेट कर लेता है, और 10 जो जनरेट करता है वो आमतौर पर लिवर में जनरेट करता है। तो जो जनरेट कर लेगा खुद हम बना लेंगे, तो जनरेटेड बाय बॉडी, तो जो बॉडी खुद जनरेट कर लेगी उसको कहेंगे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल का मतलब क्या हुआ, लाजमी नहीं है कि इनको खाया जाए, लाजमी नहीं है कि इनको खाया है। क्यों लाजमी क्यों नहीं है, क्योंकि बॉडी इनको बना रही है। जब बॉडी बना रही है तो बात ही खत्म हो गई। जब बॉडी बना रही है तो बात खत्म हो गई ना। भाई पाकिस्तान तेल इंपोर्ट कर रहा है, पेट्रोल इंपोर्ट कर रहा है, ये इंपोर्ट कर रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बनाता नहीं है। क्या नमक इंपोर्ट कर रहा है, तो नमक क्यों इंपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि नमक की हमारा बड़े बड़े खाने में ज़रूरत ही नहीं इंपोर्ट करनी। समझिए, ये वजह। दूसरे 10 वो होते हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती और हमें लाजिम है कि हम उसको खाने के अंदर लें, डाइट के अंदर खाएं, उनको हम कहेंगे इसेंशियल अमाइनो एसिड। यानी इसेंशियल है, लाजमी है, ज़रूरी है कि उनको खाया जाए। तो नॉट फॉर्म्ड बाय बॉडी, नॉट फॉर्म्ड बाय बॉडी, तो इसेंशियल टू हैव देम इन डाइट, लाजिम है कि उनको डाइट के अंदर जो है वो लिया जाए, उनको खाया जाए। अदरवाइज काम बड़ा ख़राब हो जाता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है बेटा, बात समझ गए। प्रोटीन कैसे बनी, अमाइनो एसिड क्या हुआ। अब ज़रा प्रोटीन का स्ट्रक्चर किताब में लिखा नहीं है, बट किताब ने उसको जिक्र किया हुआ है। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में जिक्र किया है उनका कि क्या होती है। तो थोड़ा सा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। कोई सवाल? हाँ, तो 10 मोर देन 10 से मुराद वही होगी ना, 10 या उससे ज़्यादा। अपन कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड 2 से लेकर 10 तक, पॉली होंगे तो 10 से ज़्यादा ही होंगे। फिर भी अपनी किताब फॉलो करना, अगर किताब ने उसको स्पेसिफिकली वो लिख दिया है तो वही करना। हाँ हाँ, अगर किताब ने उसको मोर देन 10 लिखा है तो 10 से ज़्यादा ही करना। लो मैं लिख दूँ उधर यार, हमें क्या फॉलो करनी है, अपने बुक। लो मैंने लिख दिया मोर देन 10 अमाइनो एसिड, क्योंकि सवाल कहाँ से बनेगा, किताब में से बनेगा, हमारे दिमाग से नहीं बनेगा। इसलिए बिल्कुल लकीर के फकीर बन जाओ उस वक्त। जो किताब में लिखा है वो सही है। सही, आगे चलें। आगे चलें। ऑलराइट, तो आज हम लोग स्ट्रक्चर प्रोटीन की बात करेंगे। मैंने आपको समझाया था कि बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। उसमें जो पहला हमारे पास स्ट्रक्चर था उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जरा देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले जरा थोड़ा समझ लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो एक लीनियर चेन के अंदर अरेंज हुए नजर आएंगे। कैसा नजर आएंगे बेटा? एक लीनियर चेन के अंदर। ये मैंने डॉटेड लाइन से बनाई, जितने भी होगा ये। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये
आपने याद रखना है कि जब भी कोई भी प्रोटीन बनती है क्वेश्चन, तो वो हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट करती है. तो ऑल प्रोटीन्स व्हेन फॉर्म एग्जिबिट या शो प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई. अब अगर इस केबल को जो मैं आपके लिए ले गया हूं, तस्वीर तो आप लोग लाए नहीं, अब अगर इस केबल को मैं आपका प्रोटीन का चेन मान लूँ, तो ये हमें इस तरीके से इसकी लीनियर अरेंजमेंट मिलेगी. इस तरीके से हमें ये प्रोटीन जो है वो इस तरह से मिलेगी स्ट्रेट फॉर्म. ठीक हो गया. अब ये तो एक हो गई ना. अब फर्ज करो कि ये हमारी एक और हो गई, ये दो हो गई. ठीक है. अब क्या होता है, कभी कभी ये प्रोटीन्स एक दूसरे के ऊपर कॉइल करती हैं इस तरीके से, और जब ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल करेंगी इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं ये कोई जिग जैग कोई इस तरीके का कोई पैटर्न बन रहा है ना. ये जो जिग जैग पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, ये पैटर्न, इस प्रोटीन को हम हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं. और हेलिकल स्ट्रक्चर हमेशा प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से. तो ये इसका हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ कुछ आपको नज़र आ रहा होगा. होपफुली पीछे वालों को भी आ रहा हो, नज़र आ रहा है. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगा प्रोटीन का, वो कैसा होगा बेटा? वो उसका हेलिकल. एक तरह एक स्ट्रक्चर में और भी होता है, बट आप हेलिकल याद कर लेते. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है जी. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो अरेंजमेंट होगी अमीनो एसिड की, इट इज जिग जैग अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स. zigzag arrangement of amino acids. ठीक है. अच्छा, फिर क्या होता है, यही प्रोटीन अपने ही ऊपर मोल्ड एंड फोल्ड करने लगती हैं. और जब ये अपने ऊपर मोल्ड एंड फोल्ड करेंगी तो वो इस तरह का देखो एक स्ट्रक्चर बनाएगी. अच्छा, एक चीज़ नोट करो कि जब तक इसका स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर था ना, ये हमें फाइबर लाइक नज़र आ रहे थे. जब सेकेंडरी हुआ, मैंने उसको ट्विस्ट कर दिया, टॉन कर दिया, बल दे दिए, अभी भी हमें फाइबर की तरह लग रहा है, धागे की तरह लग रहा है ना. मगर जैसे ही मैं इसकी मज़ीद फोल्डिंग करूँगा, जैसे मैंने इसको फोल्ड किया, और जैसे ही मैं इसको फोल्ड करने लगूँगा, तो आप देखें इसकी वो जो फाइबर लाइक शेप है ना, वो लॉस हो रही है. और ये कुछ जनाब बॉल लाइक इसकी अपीयरेंस हो गई है, बॉल लाइक अपीयरेंस. है ठीक हो गया. तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का, वो 3 डायमेंशनल फोल्डिंग की वजह से होगा. किस वजह से होगा? 3 डायमेंशनल फोल्डिंग की वजह से. तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर के बाद आ जाएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर. और याद कर लेंगे जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा ये 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड चेन की वजह से होगा. फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड चेन्स. ठीक है. और अगर 2 या 2 से ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिल जाएं, तो क्वार्टनरी की स्पेलिंग एक दो किताब से कंफर्म कर लेना, मैं इसकी स्पेलिंग भूल रहा हूँ. ERNARO है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, जहाँ पे प्रोटीन के 2 या 2 से ज़्यादा टर्शियरी चेन आपस में मिल रहे हों. 2 और मोर टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कंबाइंड. ठीक है. अच्छा, आप ज़रा देखो. अब जब प्राइमरी स्ट्रक्चर को मैं देखता हूँ, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर एग्जाम्पल किताब में इन्होंने इंसुलिन लिख दी है, तो इंसुलिन इसकी प्राइम एग्जाम्पल हो गई. बाकी हमने कहा जो भी प्रोटीन बनेगी वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होगी, अनलेस के वो किसी और स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए. जब मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूँगा, आपने मसल प्रोटीन एक देखा हुआ एक्टिन. एक्टिन की भी डायग्राम देखिए, एक्टिन की भी डायग्राम देखिए किस तरीके से 2 चेन एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुई में होता है ना. तो एक्टिन बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिबिट करती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर. साथ में आपके बालों में, आपकी स्किन में केराटिन, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट करती है.
टर्शियरी स्ट्रक्चर, ज़्यादातर एंजाइम्स, मोस्ट एंजाइम्स। इसलिए जब भी आप ज़्यादातर एंजाइम को देखते हैं तो वो आपको प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर में नज़र आते हैं, ज़्यादातर एंजाइम। और जब हम हीमोग्लोबिन को देखेंगे तो हीमोग्लोबिन हमें इसके क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की प्राइम एग्जाम्पल है। वहाँ पे 4 चेन है, 4 टर्शियरी चेन है, 2 अल्फा 2 बीटा, चारों आपस में कंबाइन हो जाएंगी, हीमोग्लोबिन बन जाएगी। सही है ना? अच्छा, अब ये सारी बातें हमने क्यों की? क्योंकि हमारी किताब में जो उन्होंने प्रोटीन की क्लासिफिकेशन लिखी हुई है वो 2 क्लासों में उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया है प्रोटीन क्लासिफिकेशन में। और पहली जो उन्होंने टाइप लिखी है वो लिखी है फाइब्रस प्रोटीन्स। पहली टाइप इन्होंने क्या लिखी है? अब देखो, फाइब्रस प्रोटीन नाम से पता लग रहा है फाइबर लाइक प्रोटीन होंगे, धागों जैसे प्रोटीन होंगे, है ना? फाइबर लाइक होंगे। और अभी मैंने तुम्हें बताया कि फाइबर लाइक है तो या तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होंगे या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होंगे। तो एग्जिबिट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर में होंगे, कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होंगे। याद कर लो, ये जो प्रोटीन होती है ना, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं आमतौर पर। तो दे आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रही होती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। और आप चाहते हैं कि जो प्रोटीन आपके स्ट्रक्चर बनाएं वो कभी भी डिसमेंटल ना हो, डिसअसेंबल ना हो, उनके अमाइनो एसिड खुल ना जाए, है ना? इसलिए ये इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल होती है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होती। अब वो क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन की चक्कर छोड़ दो, किताब ने अगर लिख दिया है तो मैं लिख देता हूँ कि दे आर नॉन क्रिस्टलाइन। बाल आपको जहन में जो रखना है वो क्या जहन में रखना है कि ये इनसॉल्युबल वाटर। और ये स्ट्रक्चर्स बिल्ड करती हैं, हमारे बाल हो गए, नाखून हो गए, स्किन हो गई, बर्ड्स में फैदर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो जो स्ट्रक्चर होंगे ना, इसी तरीके तुम्हें पता है तुम्हारे साइटोप्लाज्म में भी तो एक स्केलेटन है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सारा सारा किसका बना होता है? फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है। वो एक्टिन, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट सब क्या होते हैं? फाइबर प्रोटीन होते हैं सारे के सारे। तो फाइबर प्रोटीन हमको कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर उनको स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करना। दूसरे प्रोटीन होंगे वो कहलाएंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन पता नहीं कहाँ से आवाज आई। हाँ, फाइबर प्रोटीन सारे के सारे तीनों कंपोनेंट उसके ये होते हैं। अच्छा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। अच्छा, किसी चीज़ की फाइबर होने में या ग्लोब होने में बेसिक चीज़ क्या रोल प्ले करती है? अपन फाइबर प्रोटीन किस चीज़ को बोलेंगे? जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से ज़्यादा हो, जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से, बाल लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई बहुत कम होती है। तो बाल हमें फाइबर की तरह लंबे दिखते हैं, ऐसे होता है ना। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जिनकी लंबाई चौड़ाई या तो बराबर हो या प्रोपोर्शनल हो, तकरीबन बराबर हो, तो दे आर लाइक ग्लोब, दे आर लाइक ग्लोब की तरह होती हैं। टर्शियरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर शो करती हैं प्रोटीन के, टर्शियरी प्लस क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स। वाटर सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, और चूंकि वाटर सॉल्युबल हैं तभी बाकी काम कर सकती हैं। और सिर्फ वाटर सॉल्युबल नहीं होंगी, अगर हमारी बॉडी में कोई एसिडिक इन्वायरमेंट है, तुम्हारा स्टमक, वहाँ भी डिजॉल्व हो जाएंगे। अगर तुम्हारी बॉडी में कोई बेसिक इन्वायरमेंट है, इंटेस्टाइन, वहाँ भी डिजॉल्व हो जाएंगे। तो वाटर सॉल्युबल, बेसिक प्लस एसिडिक इन्वायरमेंट में भी सॉल्युबल होती हैं। और मैंने तुम्हें दोनों की एग्जाम्पल दे दी है। ये असल में है तुम्हारे हार्मोन्स, तुम्हारे एंजाइम, तुम्हारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, एंजाइम, हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये असल में ना सारे बोले काम करने वाली प्रोटीन है। अच्छा, हार्मोन सारे नहीं, जैसा भी मैंने तुम्हें कहा इंसुलिन तो प्राइमरी स्ट्रक्चर शो कर रहा है, सारे नहीं, बट काफ़ी सारे हार्मोन इसी की एग्जाम्पल होते हैं। इसलिए हार्मोन ब्लड में डिजॉल्व हो जाते हैं मदद से, और ब्लड में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, ऐसा होता है। खैर,
बेटे बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक कोई मसले मसाइल को सवाल? शाबाश। यहाँ तो कोई इशू कोई सवाल को मसले मसाइल? हीमोग्लोबिन ब्लड में डिजॉल्व होती, वैसे ब्लड में वैसे डिजॉल्व तो नहीं होती, अपने पास तो रेड ब्लड सेल के अंदर डिजॉल्व हुई होती है, मतलब रेड ब्लड सेल में होती है। बट ऐसे एनिमल मौजूद हैं दुनिया में जहाँ हीमोग्लोबिन प्लाज्मा डिजॉल्व होती है। अर्थवॉर्म की हीमोग्लोबिन उसकी प्लाज्मा में डिजॉल्व हुई होती है, वहाँ रेड ब्लड सेल नहीं होती। मायोग्लोबिन कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर में जाएगी, ग्लोबुलर प्रोटीन। बेसिक समझा नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर तो मुराद क्या है? हीमोग्लोबिन के 2 चेन है ना, 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा ऑक्सीजन पकड़ने के लिए चाहिए, बीटा ऑक्सीजन छोड़ने के लिए चाहिए। तो तुम्हारी बेसिक से मुराद क्या है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वो 574 अमाइनो एसिड तो हीमोग्लोबिन के ओवरऑल काउंट कर रहा है ना, वो हीमोग्लोबिन को ऐसे कभी भी काउंट नहीं करते, वो अल्फा बीटा चेन में काउंट करते हो। 141 अल्फा चेन में होंगे, 141 अल्फा चेन में, 144 बीटा चेन में, 146। अब इनको 2 मल्टीप्लाई करके जमा कर लो, जवाब आ जाएगा तुम्हारा। मसल प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर कौन सी वाली? एक्टिन मायोसिन कौन सी वाली? वो हमें देखना पड़ेगा। अगर वो एक्टिन मायोसिन की बात कर रहा है ना, तो एक्टिन मायोसिन तो फाइब्रस प्रोटीन होता है। एक्टिन मायोसिन दोनों फाइब्रस प्रोटीन है, तो वो फाइब्रस ही होंगे ना। मैं बता रहा हूँ ना, वो हमें देखना पड़ेगा मसल प्रोटीन में कौन से वाले की बात कर रहा है। मसल प्रोटीन एक्टिन मायोसिन दोनों तो फाइबर की तरह होते हैं ना, वो तो फाइब्रस प्रोटीन ही होते हैं। मैं देख लूँगा उसको और एक दफ़ा। बेटे बात समझ गए यहाँ तक? अच्छा, अब एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखेंगे, वो क्या ध्यान में रखेंगे? ये बेसिकली टॉपिक पढ़ना चाहिए डीएनए आरएनए के साथ। तुम्हें पता है जीन क्या होती है? व्हाट इज जीन? एक मिनट रुक जाओ, व्हाट इज जीन? कौन बताएगा मुझे जीन क्या होती है? हाँ, सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये तुम्हारा डीएनए है, ये तुम्हारा डीएनए है। इस डीएनए का कौन सा सेगमेंट जिसके बाद पूरे डीएनए में इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है? पूरे डीएनए में है ना इंफॉर्मेशन, तो पूरे डीएनए में। हाँ, कोडिंग सीक्वेंस ऑफ, कोडिंग फॉर व्हाट? अच्छा रुक जाओ, अब जीन क्या है? पहली बात तो है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का सेगमेंट है ना। डीएनए का कौन सा सेगमेंट? जो कोड करे, कोड फॉर अमाइनो एसिड्स। क्योंकि हम ये बात तय कर चुके हैं कि प्रोटीन खुद कुछ भी नहीं होती, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ऐसा ही है, हर प्रोटीन में अमाइनो एसिड सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, याद कर लो। ऑल प्रोटीन्स हैव स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस, और वो आगे पीछे नहीं हो सकते। अगर किसी भी प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कोई गड़बड़ हो गई तो उस प्रोटीन के फंक्शन में गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चेंज इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन मे लीड टू, लाजमी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, may lead to disturbance in function of protein जैसे तुम्हारी किताब में उन्होंने सिकल सेल एनीमिया की एग्जाम्पल लिखी हुई है। किसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है? सिकल सेल एनीमिया में कि वहां पर जो हीमोग्लोबिन की चेन है उसमें जो कार्बन नंबर अपना अमाइनो एसिड नंबर 6 है, तो 6th अमाइनो एसिड क्या होना चाहिए वहां पर? ग्लूटामिक एसिड। क्या होना चाहिए? और ये रिप्लेस हो जाएगा किसे? इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। अब ग्लूटामिक एसिड भी एक नॉर्मल अमाइनो एसिड है, वेलिन भी एक नॉर्मल अमाइनो एसिड है, दोनों नॉर्मल हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट होते हैं, बट ये जगह वेलिन की नहीं है। यह बिल्कुल वही बात है कि क्लास है, क्लास में कुर्सियां भी लगी हुई हैं, स्टूडेंट ने भी बैठना है, मगर फर्स्ट ईयर की क्लास में सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट नहीं बैठेंगे, उनकी जगह नहीं है।
फर्स्ट ईयर क्लास में फर्स्ट ईयर वाले बैठेंगे, एक सीक्वेंस है ना। इसी तरीके से अमाइनो एसिड देखो ना 574 अमाइनो एसिड, अभी आप खुद कह रहे हो कि टोटल अमाइनो एसिड कितने बनेंगे 574, गड़बड़ कितने अमाइनो एसिड में हुई, सिर्फ एक में। और हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन कैरी करना छोड़ दिया, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया। अच्छा ऐसे नहीं छोड़ेगा कि एकदम छोड़ देगा, वो अगर हाइपॉक्सिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो छोड़ेगा। मिसाल तौर पे आप हैदराबाद में बैठे थे, हैदराबाद में नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा, आपके दिल में आई कि चलो यार बड़ा सुहाना मौसम है, बर्फ़ गिर रही है, आओ ज़रा मरी तो चले ना ज़रा, और आप मरी चले गए। अब आपको पता है आप में से कितने लोग मरी गए हुए, हाई एल्टीट्यूड पे गया हुआ है आप में से कोई नॉर्दर्न एरिया इस्लामाबाद मरी वगैरह गए हो? तो मरी जब अपन चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं तो क्या होता है, सांस फूलती है, अपनी सांस क्यों फूलती है? उधर हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की प्रेशर कम होती है। जब ऑक्सीजन प्रेशर कम होती है तो अपन को सांस लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपन को सांस भरती हुई महसूस होती है। जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी बॉडी वहाँ अडेप्ट कर लेती है, बहुत सारे आरबीसी बना लेती है। आपने देखा है जो रहने वाले हैं वहाँ पर, वो आराम से पहाड़ पे भाग भी रहा है, कूद भी रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं, अपनी सांस भूल जाएगी। तो ये बात हमें समझनी है। तो उस वक्त जब बॉडी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगी, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपॉक्सिया। तब ये जो आपके आरबीसी ऐसे होते हैं, ये हाइपॉक्सिया होने की वजह से, हाइपॉक्सिया, लो ऑक्सीजन, ये इस तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से सिकल शेप्ड। सिकल पता है वो क्या होती है? वो दनाती हुई, जैसे माली बाबा घास काटते हैं, वो इस तरह का आपने देखा ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इस तरह से हैंडल में लगा हुआ होता है और बड़ा शार्प होता है, और माली बाबा इससे जो है वो घास खोद रहे होते हैं, घास काट रहे होते हैं। इसको अंग्रेजी में सिकल बोलते हैं। तो सिकल शेप्ड आरबीसी, सिकल सेल एनीमिया, तो वो पूरी की पूरी उसकी कॉम्पोजिशन, प्रेपोजिशन जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। बात समझ गए? तो सिर्फ और सिर्फ जीन नहीं होनी चाहिए, अमाइनो एसिड की पोजीशन भी और जो है वो एकदम सही होनी चाहिए, तब जाके प्रोटीन अपने काम करती हैं। बहरहाल तो ये हो गया। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, आपकी किताब में उन्होंने 2 चार्ट बना रखे हैं और उस चार्ट में उन्होंने बहुत सारे प्रोटीन लिख दिए हैं। उन जल्दी से हम उन चार्ट को देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन लिखी है उनको देख लेते हैं, फिर प्रोटीन खत्म करते हैं और लिपिड शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई सवाल? कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा कैरी नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो डिजॉल्व हो कैरी होती है ना, ज़्यादा करती है, कर सकती है, इसीलिए को डिजॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो सांस कैसे लेंगे? बेटा उसको मिटाऊं, इसको बहुत सारे प्रोटीन इन्होंने, मैंने देखा है चार्ट में इतने सारे प्रोटीन लिख दिए। पढ़ लेते हैं एक दफ़ा तो पढ़ लेते हैं, ताकि अच्छा इनमें से ज़्यादातर वो हैं जो आपको ऑलरेडी मालूम है, ज़्यादातर वो हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, फिर भी एक दफ़ा इसको देख लेते हैं ताकि हमारे से वो एक दफ़ा क्लियर हो जाए। मिटाऊँ दो। अब पहला जो इन्होंने चार्ट बना रखा है वो इन्होंने फाइब्रस प्रोटीन का बना रखा है, फाइब्रस प्रोटीन का, और दूसरा जो चार्ट इन्होंने बना रखा है वो इन्होंने ग्लोबुलर प्रोटीन का बना रखा है। किसका बना रखा है? पहली फाइब्रस प्रोटीन कौन सी लिखी है? हाँ, अब देखो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, कौन सी प्रोटीन है? आपको पता है एक्टिन क्या करती है? बताने की जरूरत नहीं है। क्या करती है? ये मसल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? मसल की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, आपको मालूम है। क्या एक्टिन इसके अलावा कहीं होती है? खामोशी हो गई। क्या एक्टिन इसके अलावा कहीं होती है? मसल्स के अलावा? मसल्स के अलावा? कान खींचूंगा, खरगोश इतने लंबे हो जाएंगे। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाफिज साहब लगा तो छक्का है तो बोलो यार। तुम लोगों ने साइटोस्केलेटन नहीं पढ़ा है? साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? एक्टिन के बने होते हैं। मार खाओगे मुझसे। ये सिर्फ मसल में नहीं होती है, साइटोस्केलेटन में भी होती है। फिर एंटीडम में गलत करके आओगे, बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं था। हाँ, दूसरी कौन सी लिखी है? अमाइलॉइड प्रोटीन। क्या करेगी ये?
हाँ, आम जबान में सेल सरफेस प्रोटीन्स, और सेल्फ सरफेस प्रोटीन का ज़्यादातर मतलब क्या होता है? एंटीजेंस। मगर एंटीजन तो अलग कैटेगरी है, चलो देख लेते हैं। और बोलो, और कौन सी लिखी है? हाँ, कैडिस, रुक जाओ, कैडिस फ्लाई, कैडिस फ्लाई इंसेक्ट प्रोटीन। अच्छा, और अच्छा, अब यहाँ रुक जाओ, ब्रेक लगाओ, रुक जाओ यार, एक वक्त में एक बंदा पढ़ो। कॉलेजन, कॉलेजन में क्या कुछ याद रखना है हमें? कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? अब देखो तुम्हारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू याद करो कौन कौन से थे। मसल थे, ओ मसल कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, बोन थे, कार्टिलेज था, ब्लड था, और पता नहीं क्या हर जगह पे होती है। दूसरी बात, इट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी का ये। अगर कभी सवाल आ जाए ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन है? कॉलेजन है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी का। ठीक, एक्टिन, एमाइलॉइड, कैडिस फ्लाई, कॉलेजन। उसके बाद बताओ कौन सी? हाँ, अब देखो एक मिनट रुक जाओ, टेंशन ना लो, नाम पे गौर करो। कॉन्ड्रोकेलिन। अब देखो, कॉन्ड्रो फॉर कार्टिलेज, कार्टिलेज का प्रोटीन, कार्टिलेज टिश्यू प्रोटीन। अच्छा, देख इसमें इन्होंने कॉलेजन के आगे क्या लिखा हुआ है? देखो, कॉलेजन, कॉलेजन के साथ क्या लिखा हुआ है? गिव स्ट्रेंथ टू, गिव स्ट्रेंथ टू बोन्स, कार्टिलेज, यही लिखा है ना सारा? तो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है। आगे चलो, इलास्टिन, नाम से पता लग रहा है क्या करेगी? इलास्टिसिटी प्रोवाइड। ये भी कनेक्टिव टिश्यू में होती है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है, और ये टिश्यू को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। मिसाल तौर पे ये स्किन मैंने पकड़ी, ऐसे खींची, ये स्ट्रेच हो गई ना, देखो स्ट्रेच हो गई, छोड़ूंगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएगी वापस। इलास्टिन प्रोवाइड इलास्टिसिटी। बड़ी उम्र में इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगी। फिर वो जाएंगी आंटी बोटॉक्स के टीके लगवाने, और वापस जो है वो नई बन के आ जाएंगे। अंकल ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल खाबड़ बुड्ढे, और आंटी वैसी की वैसी होंगी। हाँ, आगे चलो। फिब्रिलिन क्या करेगी? फिब्रिलिन, फिब्रिलिन, हाँ भाई, फंक्शन क्या लगा फिब्रिलिन का? सपोर्ट करेगी किसको? सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू लिख देता हूँ, चलो जान छूट गई। उसके बाद कौन सी प्रोटीन लिखी है? हाँ, जेलेटिन। ये क्या करेगी? किसको? न्यूट्रिशन टू स्किन प्लस बोन। और अच्छा, जेलेटिन हो गई। और तो ये न्यूट्रिशन टू स्किन एंड बोन। आगे स्क्लेरा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हें पता है स्क्लेरा क्या होता है? वाइट ऑफ आई, वाइट ऑफ आई, वाइट ऑफ आई। और आई में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। ठीक हो गया? वाइट ऑफ आई, समझ गए? हाँ, और टाइटिन, ये क्या करेगी? हाँ, एक्टिन मायोसिन को जोड़ने वाली, कंबाइन एक्टिन मायोसिन प्लस स्टेबिलिटी। और तो नहीं रह गई कोई? ट्यूबुलिन तो आपको बताया ना कहाँ होती है? साइटोस्केलेटन में। जी 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 जी, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और फिर आपको बताया माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं? साइटोस्केलेटन बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, सीलिया बनाते हैं, फ्लैजिला बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये सब उसमें शामिल हो जाएगा। सीलिया में, फ्लैजिला में, स्पिंडल फाइबर में, स्पिंडल फाइबर वगैरह वगैरह वगैरह। और राइट, उसके बाद
अभी भी रह गई है क्या? कैरेटिन, तो कैरेटिन क्या करेगी बताओ? हेयर में होगी, नेल्स में होगी, स्किन में होगी, वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, उसके बाद जो अगली क्लास इन्होंने लिखी है फंक्शनल प्रोटीन की, वो तो देखें बिल्कुल आसान है। कौन कौन सी प्रोटीन लिखी हुई है? अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको मिटा दो, लिख दूँ ना ताकि आज ये पूरा हो जाए। इसको मिटा दो ना, इसको हाँ, कौन कौन सी? रुक जाओ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कुछ बताने की ज़रूरत है? ये कि आपको पता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और ये क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करके मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद कौन सी है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सबसे प्राइम एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। ये क्या करती हैं? डिफरेंट चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती हैं। और याद रहे हमारी बॉडी में सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं होती है, और भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं। दे आर कॉल्ड ग्लोब्यूलिन्स। दे आर कॉल्ड ग्लोब्यूलिन्स। ब्लड में होती हैं, तो हीमोग्लोबिन हो गई, ग्लोब्यूलिन्स हो गई, एक्सेट्रा। हाँ, एल्ब्यूमिन भी जी। और हार्मोन्स, ये तो हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पे हम पूरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक हो गया? हार्मोन्स, ठीक, वो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? केमिकल कोऑर्डिनेशन। चूंकि इस पे अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें कोई टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आम जबान में क्या बोलते हैं अपन को? एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं? और एंटीबॉडी पता है आपको क्या करती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं। ठीक है, और कौन सी? स्टोरेज प्रोटीन्स और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल को तो यहाँ लिख देता हूँ, एक्टिन मायोसिन। ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगी, एक्टिन मायोसिन। ठीक है, और स्टोरेज प्रोटीन कौन कौन सी लिखी है उन्होंने? एल्ब्यूमिन, एक वाइट, और सही है, ये पल्सेस जो हमारी होती हैं। सही है। अब देखें, ये ज़्यादातर चीज़ें वो हैं, ये वाली ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो आपको पता है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। आपने एंजाइम भी पढ़े हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पढ़ी हैं, हार्मोन भी पढ़े हैं, एंटीबॉडीज भी पढ़े हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी पढ़ी हैं। स्टोरेज प्रोटीन हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए न्यू आइडिया हो। बाल ये मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों किताब के अंदर घुसड़ दी है सारी। बाल अब घुसड़ दी तो घुसड़ दी। कोई सवाल? ये प्रोटीन वाला टॉपिक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। कल से हम लोग शुरू करेंगे इंशाल्लाह लिपिड्स। ऑलराइट, तो आज हम लोग बात शुरू करेंगे लिपिड्स की। आम ज़बान में इनको फैट्स बोलते हैं, यानी चिकनाई। ठीक, आम ज़बान में इनको क्या बोलेंगे? फैट्स या चिकनाई या लिपिड्स। तो बात एक ही है। जब हम लिपिड्स को देखते हैं तो व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, जिस तरीके से हमने प्रोटीन्स पढ़े हैं, बिल्कुल उस तरीके से लिपिड भी क्या हैं? दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नंबर वन, जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन हाइड्रोजन तो इनमें होगा ना, डेफिनेट बात होगा। साथ में इनमें क्या होगी बेटा? ऑक्सीजन होगी। अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट में भी होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट जब हमने देखा था, से फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था ग्लूकोज, तो हमने कहा था ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ भी मुझे कार्बन भी नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन भी नज़र आ रहा है, और ऑक्सीजन भी नज़र आ रहा है। बट आपने ध्यान में रखना है, तो इट इज़ सेम एज कार्बोहाइड्रेट, सेम एज कार्बोहाइड्रेट्स। बट आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है
कि जब मैं कंपैरिजन करूँगा इनको कार्बोहाइड्रेट से तो मुझे पता लगेगा कि अनलाइक कार्बोहाइड्रेट्स इनके अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है। तो वेरी फ्यू ऑक्सीजन एटम्स, वेरी फ्यू ऑक्सीजन एटम। से फॉर एग्जाम्पल किताब में इन्होंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है एक फैट का विच इज स्टेरिन फैट, स्टेरिन या स्टेरिक एसिड, और उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है C55H110O6 C57। ये लो भाई। नाउ द आइडिया इज कि अगर मैं इसको देखूं तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं 57 है, समझ में आ रही है। हाइड्रोजन तकरीबन उसके डबल, 57 का डबल क्या होगा 114 तकरीबन, मोर और लेस। बट देखो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी कम, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। अब जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो मजबूरी में कार्बन को ज़्यादा बॉन्ड किससे बनाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के साथ। और कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं दे आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं, तो देयर आर मोर एंड मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इनका एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो दे हैव हाई एनर्जी कंटेंट। ये क्या है बेटा, इनका एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट के डबल से भी ज़्यादा होता है। तो इट्स इवन मोर देन डबल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे सिर्फ कार्ब्स लिख रहा हूँ जगह बचाने के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट के डबल से भी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। ठीक हो गया। ये तो हमने इनके कोई ऑर्गेनाइजेशन की, कोई हमने इनके स्ट्रक्चर की बात कर ली। जब मैं देखता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स को तो मुझे पता लगता है कि ये जो लिपिड्स को, सॉरी, तो ये जो लिपिड्स है ना हमारे, ये एक बहुत ही यूनिक ग्रुप है बायोमोलिक्यूल्स का। आप लोगों ने याद रखना है कि लिपिड के जितने भी पार्ट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से भी मैच नहीं करती, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से ही मैच नहीं करती हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी हीट्रोजीनियस ग्रुप, इट्स अ वेरी हीट्रोजीनियस ग्रुप। यानी इस ग्रुप के जो मेंबर हैं ना, उन मेंबरों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से ही मैच नहीं करती होंगी। अब जितने भी लिपिड होते हैं याद कर लो, उनकी सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ कॉमन होती हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ग्लूकोज के फार्मूले को। तो यहाँ पे मैं इसको नोट करके लिख रहा हूँ लाल कलर से, ताकि आप इसको याद रखें कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑल लिपिड्स शेयर टू कॉमन प्रॉपर्टीज़, बाकी सारी प्रॉपर्टी इनकी एक दूसरे से अलग अलग हो सकती हैं, दो प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी। तो टू कॉमन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1, नॉन सॉल्युबल इन वाटर, जिसको आप वाटर इनसॉल्युबल भी बोलते हो, आप कॉमन ऑब्जर्वेशन आपने देखी है, अगर आप अपने घर में तेल ले लें और उस तेल को पानी में डाल के उसको स्टेयर करें, घुमाएं, तो आप देखते हैं वो तेल पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। कॉमन ऑब्जर्वेशन है ना। और नंबर 2, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अच्छा, अब मैं जब भी आपसे पूछता हूँ कि यार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, आप नाम लेंगे जी ईथर का, अल्कोहल का, क्लोरोफॉर्म का, और पता नहीं किसी का। ये जितने नाम अपन ने लिए हैं इनमें से कितनी चीज़ें तुमने देखी हैं आज तक? फारे हो गए। अल्कोहल तुमने कहाँ देखा है? नहीं, परफ्यूम में तो वो अल्कोहल मिक्स होता है। कहीं देखा अल्कोहल, कहीं देखा ईथर, तो फारे होगा ना अपन। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी किताबें हैं अनफॉर्चुनेटली डिज़ाइन की गई हैं ये जहन में रख के कि कहीं तो पढ़ने ना लग जाओ। हमारी किताबें डिज़ाइन की गई हैं ये जहन में रख के कि तुम पढ़ना इतना शुरू कर दो। भाई सबसे कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे घरों में है तेल। तुम लोग मुझे खुद बताओ, अगर मैं कोकोनट ऑयल जब हम सर में लगाते हैं, खोपरे का तेल, उसको अगर तुम्हारे खाना पकाने का जो तेल होगा, ऑलिव ऑयल होगा, सोयाबीन ऑयल होगा, कॉर्न ऑयल होगा, जो भी होगा, उसके साथ मिलाऊंगा, वो मिक्स होगा नहीं होगा? बस बात ख़त्म हो गई। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
तो एक तेल को दूसरे तेल में मिलाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे ना। उसी तेल को पानी में डालेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, बस बात खत्म हो गई। तो इतनी कॉमन एग्जाम्पल हमारे घरों में मौजूद है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की। जो ऑयल जिसमें हम खाना पकाते हैं, वो ऑयल जो हम सर में लगा रहे हैं, वो ऑयल जो हम डिफरेंट कामों में इस्तेमाल करें, वो मिसाल नहीं लिखी। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? ईथर, जो बच्चों ने कभी देखा ही नहीं, बच्चा सोचता रहे हमेशा अच्छा है ईथर भी होता हो। मैंने कहा ना, ये तो जहन में रख के ये सोचते हैं कि यार ऐसी हम क्या मिसाल डालेंगे बच्चा किताब पढ़ने ना लग जाए। मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ लिखेंगे। अंग्रेज़ों की किताबें देखो, आसान आसान किताबें, टू द पॉइंट बात। यहाँ पे लिखने पे आएंगे वो दास्तानों की दास्तान है। इन्होंने इम्यूनिटी किताब में इम्यूनिटी इतनी लिखी हुई है कि मैं आपको कसम खा रहा हूँ, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी मेडिकल के स्टूडेंट को जो फाइनल ईयर MBBS पढ़ रहा हो ना, उससे जाके पूछिए यार वो हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी किताब में ना MSc 1 और MSc 2 का स्ट्रक्चर लिखा था, ज़्यादा बताइए ज़रा। वो फारे हो जाएगा, उसको मालूम नहीं होगा। क्यों मालूम नहीं होगा? क्योंकि वो जो किताबें पढ़ता है वो पागलों ने नहीं लिखी, वो इंसान के बच्चों ने लिखी। उन्होंने सिर्फ वो बात लिखी है जिसकी ज़रूरत है। जिसको इम्यूनोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करनी होगी वो पढ़ लेगा। इतना लिख दिया, इतना लिख दिया, इतना लिख दिया कि आदमी कहता है यार टक्कर कहाँ मारे जाएगी दीवार में। और फिर वो क्या कहते हैं? जी बच्चों को आगे के लिए तैयार करना। सही, ठीक है। अब लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक प्रोटीन्स, लाइक अदर बायोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स भी पॉलीमर्स हैं। लिपिड क्या है? तो लिपिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ दो चीज़ों के। रुक जाओ ब्रेक लगाओ। नंबर 1 फैटी एसिड, नंबर 2 मुझे पता था ये होगा, तुम ग्लाइसरॉल बोलोगे, कभी भी ना बोला करो। अल्कोहल, ग्लाइसरॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। इसलिए लाजमी नहीं है कि फैट्स में आपको हमेशा अल्कोहल ही ग्लाइसरॉल ही मिले, आपको कुछ और भी मिल सकता है, सही है। अब याद कर लो कि जब भी एसिड अल्कोहल के साथ बॉन्ड करता है क्या होता है? इससे इसका अपना फ़ोन नहीं खुल रहा है। जब भी एसिड, भाई अपना ही है ना, अच्छा। अब याद कर लो, जब भी एसिड अल्कोहल के साथ बॉन्ड करेगा, ये साथ ओल लगा हुआ है ना आखिर में, और आपको पता है जिस वर्ड के आखिर में ओल लगा होता है वो अल्कोहल होती है। तो जब भी एसिड अल्कोहल के साथ बॉन्ड करता है, याद कर लो, बॉन्ड इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड। बॉन्ड क्या कहलाता है? ईस्टर बॉन्ड। तो जिस तरीके से हमें प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड मिला था, जिस तरह हमें कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिला था, उस तरीके से फैट में अपन को क्या मिलेगा? ईस्टर बॉन्ड। और ईस्टर बॉन्ड का बनता है जब एसिड अल्कोहल के साथ बॉन्ड करे, अब हमारी किताब ने 4 तरह के लिपिड के टाइप्स लिखे हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहली जो टाइप लिखी है उन्होंने किताब में है, अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। मैं हेडिंग डाल दूं क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की। पहली जो क्लास इन्होंने लिखी है अल्कोहल की, पहली क्लास, वो इन्होंने लिखी है एसाइल ग्लाइसरॉल। एसाइल ग्लाइसरॉल, टेंशन नहीं लेनी है। ग्लाइसरॉल तो तुम्हें पता है, ग्लाइसरॉल तो अल्कोहल है, ग्लाइसरॉल तो ग्लाइसरॉल होता है। ये जो वर्ड है ना एसाइल, याद कर लें, इसका मतलब होता है एसिड, यानी एसिड और ग्लाइसरॉल। और ऑब्वियसली एसिड कौन सा होगा? फैटी एसिड। अब फैटी एसिड जो होते हैं, याद कर ले, ये एक बहुत बड़ी क्लास है मॉलिक्यूल्स की, जिसके अंदर जो है वो 2 से लेकर, अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ तो 28 तक कार्बन होते हैं, अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, क्योंकि 27, 28 के बीच में मुझे थोड़ी सी वो है। तो 2 से कम 2 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 27-28 तक हो सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा कितने होते हैं। इस तरह इसीलिए फैटी एसिड बहुत सारी डिफरेंट टाइप के होते हैं, अब एसाइल ग्लाइसरॉल में जब मैं देखता हूँ ग्लाइसरॉल को,
तो मुझे पता लगता है कि जो ग्लाइसरॉल है ना, इट्स ए 3 कार्बन ट्राई हाइड्रो ऑक्सी अल्कोहल। क्या कहा है मैंने? ग्लाइसरॉल क्या है? इट्स ए 3 कार्बन ट्राई हाइड्रो ऑक्सी अल्कोहल। क्या मतलब हुआ? मतलब ये आसान जबान में मतलब ये हुआ कि मैंने 1 कार्बन बनाया, मैंने 2 कार्बन बनाए, मैंने 3 कार्बन बना लिए, इसके साथ मैं 3 OH ग्रुप लगा दूंगा, क्योंकि ये क्या है? ट्राई हाइड्रो ऑक्सी अल्कोहल। ये लग गए, बाकी इसकी वैलेंसी पूरी कर लो। ये लो, खामा का तुम टेंशन लेते हो केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री बड़ी आसान है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरॉल। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान, कोई टेंशन नहीं। अब आप लोग ध्यान में रखिए, आपकी किताब में जो डायग्राम है उसमें इन्होंने आपको और आसान करने के लिए इसको OH को इस तरीके से लिख दिया है। देखो किताब वाला डायग्राम देखो, उन्होंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। सही, याद कर लो। दूसरे नंबर पे चीज़ क्या आएगी? एसिड। कौन सा एसिड? फैटी एसिड। अब याद कर लो, जो फैटी एसिड होते हैं क्या होते हैं बेटा? फैटी एसिड। ये मैं यहाँ पे इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। फैटी एसिड जो होते हैं, याद कर लें, ये देखें कैसे होते हैं। इनमें एक होगा कार्बन, कार्बन के साथ लगा हुआ होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, और उसके साथ कार्बन की चेन लगी होगी, वो R चेन जो मैंने आपको कहा कि वो उसमें 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 27, 28 तक हो सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा जितने भी होते हैं। तो वो कार्बन की चेन लगी होगी। समझ में आ रही है बात? अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम इस फैटी एसिड को सिंपल रखेंगे और इस फैटी एसिड को लाके यहाँ पर इस ग्लाइसरॉल के सामने प्लेस कर देंगे। अभी मैं कार्बन चेन नहीं बना रहा हूँ, कार्बन चेन आप देख लीजिएगा, मैं दिखा भी देता हूँ अभी आप। अब बताओ क्या होगा? कंडेंसेशन होगी। ये H इस OH से मिल जाएगा, मिलेगा ना? ये सीधा जाके ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पे क्या निकल जाएगा? वाटर। देखो कितने फैटी एसिड मिले हैं अल्कोहल से? 1। नाउ इट फॉर्म्स द मोनो ग्लाइसरॉल। अब देखो, अब तुम्हें इसका नाम समझ में आ जाएगा। मोनो इज फॉर 1, एसाइल इज फॉर एसिड, ग्लाइसरॉल मतलब ग्लाइसरॉल, यानी वो ग्लाइसरॉल जिसके साथ एक एसिड अटैच हुआ हो। सिंपल, एक दफा कंडेंसेशन हुई भी है। एक और मैं लगा दूंगा इसके आगे, तो ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ पे ये फैटी एसिड डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तब क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर। क्या बन गया? डाई एसाइल ग्लाइसरॉल। सही है। एक और लगा दें इसके आगे, ये OH, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये इसकी चेन। क्या होगा? ये H इस OH से मिलेगा और जब ये इससे मिलेगा तो क्या बन जाएगा? वाटर। और जब वाटर बनेगा तो क्या बन जाएगा? ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल। और हमें ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल ही पढ़ने। तो जब एक ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल बनेगा तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे? 3 वाटर के मॉलिक्यूल। याद रखना, भूलना नहीं, कभी कभी इम्तिहान में सवाल आ जाता है। इसको अगर तोड़ना होगा तो मुझे हाइड्रोलिसिस के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? 3 चाहिए होंगे, 3 मॉलिक्यूल चाहिए। समझ में आ गई बात? अब होता क्या है? होता ये है कि जब ये बॉन्ड बनता है ना, तो देखो यहाँ पर क्या था? OH ग्रुप, यहाँ पर भी क्या था? OH ग्रुप। और तुम्हें पता है OH ग्रुप के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। क्या वो OH ग्रुप बाकी रहा? क्या वो OH ग्रुप बाकी रहा? नहीं रहा। जब OH ग्रुप निकला तो चार्ज भी चला गया, और जब चार्ज भी चला गया तो ये पूरा स्ट्रक्चर ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल, दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल लिपिड्स। इनको और क्या बोलते हैं? इनको और बोलते हैं न्यूट्रल लिपिड्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? न्यूट्रल लिपिड। क्यों बोल रहे हैं न्यूट्रल लिपिड? बिकॉज दे लॉस्ट देयर चार्ज ड्यूरिंग कंडेंसेशन। दे लॉस्ट चार्ज ड्यूरिंग कंडेंसेशन। जिस वक्त कंडेंसेशन हो रही थी उस वक्त इन्होंने अपना चार्ज जो है वो लॉस कर दिया। सिंपल है। और ये न्यूट्रल होगा, अब इन पे कोई चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। क्या ये वाटर सॉल्युबल होंगे? नहीं होंगे। नॉन पोलर चीजें वाटर इनसॉल्युबल होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी लिपिड की कॉमन? सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। सारे क्या होते हैं वाटर में? इनसॉल्युबल होते हैं। समझ गया बात को? कोई टेंशन तो नहीं है इधर तक? अच्छा, अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये तो ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया ना। अब ये जो ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल है हमारे, क्या है बेटा? हमारे
ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल। जल्दी से बता दो उसमें एसिड कितने होंगे? एसिड कितने होंगे? 3। कौन से 3 एसिड होंगे? फैटी एसिड। और फैटी एसिड मुख्तलिफ हो सकते हैं, जो फैटी एसिड होगा उसी के हिसाब से इस मॉलिक्यूल का नाम पड़ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ये तो तुम्हें समझ में आ गई ये बात। अब जो ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल होते हैं ना, याद कर लो, ये एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में होते हैं। तो दे आर फाउंड बोथ इन एनिमल्स प्लस प्लांट्स। ये एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट में भी होते हैं। तुम लोग मुझे बात बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कब बनाता है? तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट बताओ मुझे, जब कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड कब बनाता है? जब उसकी वैलेंसी पूरी ना हो रही हो। जब उसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही हो, लड़की कोई नहीं मिल रही थी, पप्पो की बेटी से शादी करनी पड़ गई, मजबूरी हो गई बेचारी, क्योंकि लड़की और ख़ानदान में कोई इसको मिल नहीं, ना खानदान मिल रही थी ना बाहर मिल रही थी। आखिरकार पप्पो ने कहा चलो देखा वाला बच्चा है, घर गई, चलो दे दो उसको बेटी। ये देखो, ये मजबूरी का सौदा है। कार्बन जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वो हमेशा मजबूरी का सौदा हो, वो कभी दिल से, कार्बन को तो क्या दिल होगा, मतलब नेचर कभी नहीं चाहती है कि कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए। इसीलिए अगर मैं इस कार्बन को थोड़ी सी हाइड्रोजन दूंगा, ये क्या करेगा? ये फौरन अपना बॉन्ड तोड़ेगा और जल्दी से हाइड्रोजन का बॉन्ड बना लेगा। ऐसा ही है, थोड़ी सी और एनर्जी दूंगा, आखिरी बॉन्ड भी तोड़ देगा। और समझ में आ रही है ना बात? तो पता लगा कि कार्बन जब भी डबल बॉन्ड बना रहा हो या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो तो समझ लो मजबूरी का सौदा कर रहा है। उसके बाद बेचारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहे गरीब के पास। समझ में आ गई बात? अब जब हम प्लांट्स में और एनिमल्स में इनको देखते हैं ना, तो हमें ये 2 तरह के नज़र आते हैं, प्लांट में अलग तरह के और एनिमल में अलग तरह के। ध्यान से बात समझना मेरी। जब इसमें डबल बॉन्ड मौजूद था तो क्या इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई भी थी? इधर देखो, ये मैंने हटा दिया। जब मैंने ये हटा दिया तो अब इसकी मजबूरी हो गई है इसको अपने बॉन्ड पूरे करने हैं, तो ये सामने वाले कार्बन के साथ ही एक और बॉन्ड बना लेगा। सही ना? बॉन्ड बन गया। क्या इसकी वैलेंसी ट्रू सेंस में सेटिस्फाई हुई? क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई तब होगी जब ये सारे बॉन्ड अलग अलग उनसे बनाए। ऐसे ही है ना? अभी इसकी वैलेंसी सही तरह सेटिस्फाई नहीं हुई, हम बोलेंगे यार ये बेचारा अनसैचुरेटेड है। अभी अनसैचुरेटेड, सैचुरेशन का मतलब होता है भर जाना। अभी ये मुकम्मल तौर पे भरा नहीं है, क्योंकि जब ये मुकम्मल तौर पे भरेगा तो उसके बाद हाइड्रोजन और आ जाएगी और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये अपने साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। सही है? और जब इसको और हाइड्रोजन हमने दी तो क्या हुआ? इसने अपना डबल बॉन्ड ब्रेक किया और सारे सिंगल बॉन्ड हो गए। जब ये सूरत हाल में आ जाएगा तो हम बोलेंगे अब ये सैचुरेटेड हो गया है। क्या मतलब हो गया? यानी अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, अब ये मुतमईन, अभी आराम से बैठा हो। क्या अब इसको रिएक्ट करने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए कुछ भी हम इसको छेड़छाड़ करते हैं ना, ये रिएक्ट करने की पोजीशन में नहीं आए। अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं और ये जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, इनके लिए आप ये बात याद कर लें, जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी अगर मैं कमरे में इनको रख दूंगा बोतल के अंदर भर के, तो ये मुझे लिक्विड फॉर्म में नजर आएंगे। ये मुझे लिक्विड फॉर्म में नजर आएंगे। इनकी जो सोर्स होगी वो प्लांट्स होंगे। मेन सोर्स इज प्लांट, मेन सोर्स इज प्लांट। एंड नंबर 3, इन्हीं को आप आम जबान में कॉमनली नोन एज ऑयल्स, तेल कहते हो। अब ज़रा याद करो तुम वो तेल जो अपने घर में इस्तेमाल करते हो। सबसे पहले कोकोनट ऑयल सर में लगाते हो, कोकोनट क्या है? प्लांट है। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल सर में लगाते हो, मस्टर्ड क्या है? प्लांट है। फिर आ जाओ सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन क्या है? प्लांट है। इस तरीके से कॉर्न ऑयल, कॉर्न क्या है? प्लांट है। सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर क्या है? प्लांट है। इस तरीके से ऑलिव ऑयल, ऑलिव क्या है? प्लांट है। इस तरीके से और सोचो एलमंड ऑयल, एलमंड क्या होता है? प्लांट होता है। रोज़ वाटर ऑयल, रोज़ क्या होता है? प्लांट होता है। इस तरीके से और भी आप जितने भी सोचेंगे तो आप देखेंगे जो तेल निकल रहे हैं, तेल ऑयल्स, वो प्लांट सोर्स से आपको निकल रहे होंगे जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो। ठीक है? अच्छा,
ये जो सैचुरेटेड होते हैं ना, सैचुरेटेड, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, पिघलते नहीं हैं, ठीक है जी। ये मेनली एनिमल्स में होते हैं, मेनली इन एनिमल्स, और इन्हीं को आम जबान में कॉमनली कॉल्ड फैट्स यानी चर्बी, कॉमनली नोन एज फैट्स यानी वो चर्बी। अभी ये 2-3 महीने में आप देखोगे बकरीद आ जाएगी, है ना। तो बकरीद आती है तो क्या होता है, कसाई अंकल आते हैं बकरीद वाले दिन, जानवर दबा करते हैं। जब वो उसको जानवर को खोलते हैं तो उसके अंदर गोश्त भी निकलता है, गोश्त के साथ क्या निकलती है, चर्बी निकलती है, फैट निकलता है ना। तो वो जो चर्बी है, फैट है, बेसिकली वो क्या है, सैचुरेटेड इथाइल ग्लाइकोल। और वो मशहूर बात आपने सुनी हुई है कि इनमें से सेहत के लिए अनसैचुरेटेड ज़्यादा अच्छे हैं, सैचुरेटेड अच्छे नहीं हैं। मगर मजाल है जो पाकिस्तानियों पे को असर हो जाए, खाते जाएंगे कढ़ाइयाँ बकरे की, मुर्गी की, गाय की, दुम्बे की, इसकी उसकी, पता नहीं किसकी, खाते जाएंगे। वो कहते हैं ये तो चलो अच्छा नहीं होता, मगर ये तो अच्छा होता है। फिर कढ़ाई बोलेंगे यार तेल में पकाई हो यार, यानी एक तो वो चर्बी खा रहा है, ऊपर से तेल में पकवा के खा रहा है। वो क्या कहते हैं, एक तो मरा, ऊपर से 100 दुर्रे है भाई। दुर्रा समझते हो, कोड़े, यानी एक तो बंदा मर गया, ऊपर से 100 कोड़े उसको और लगा रहा है। बिरयानी खाएंगे तेल में तैरती हुई, और क्या बोलेंगे अंकल, क्या बोलते हैं, यार वो ज़रा रवाज वाली बोटी ज़रूर डालना, यानी वो बोटी ज़रूर डालना, इसमें फैट होता है बहुत सारा। बोलते नहीं बोलते। अब ये इथाइल ग्लाइकोल एनिमल्स में भी है, प्लांट में भी है, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम इनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, बड़े मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। क्यों, ये क्या करते हैं, ऐसे क्या कमाल करते हैं ये, फंक्शन क्या है इनके, इनके फंक्शन नहीं, एनर्जी तो इतना प्रोवाइड करेंगे ना, जब एनर्जी तो इतना प्रोवाइड करेंगे जब ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। एनर्जी तो इतना प्रोवाइड करेंगे जब ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। चलो मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जब आपको ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल रही होगी। जैसे आजकल रमज़ान है, मैंने आपको बताया था, रमज़ान में आपकी अगर आप सही तरह रोज़े रखते हैं और सैर रफ्तार में थोड़ा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, हमारे अल्लाह माफ़ करे, रमज़ान में लोगों का खाना पीना ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। मुझे बताएं आप में से किसका घर है जहाँ पे रोज़ाना पकौड़े बनते हो, किसी घर नहीं बनते, रमज़ान में बनते हैं। हमारे यहाँ कौन सा घर है जहाँ रोज़ाना फ्रूट खाया जाता हो, कोई घर नहीं है, रमज़ान में खाया जाता है। हमारे यहाँ कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे छोलों की और दही बड़ों की चाटें रोज़ बन रही हो, नहीं बनती, रमज़ान में बनती है ना। कौन सा हमारा घर है जहाँ ये मीठा शरबत चीनी मिला के अम्मी रोज़ बनाती हो, नहीं बनता, रमज़ान में बनता है। तो क्या होता है, रमज़ान में बजाय अपना खाना पीना कम होने के अपना खाना पीना ज़्यादा हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली। हालांकि उसको कम होना चाहिए। तो हम तो रमज़ान में वज़न और गेन कर लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपने डाइट का ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, तो रमज़ान में आपकी जो ग्लाइकोजन बॉडी में है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और तुम्हें पता है जब तुम्हारी बॉडी में ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है, तुम्हारी बॉडी बर्न करने लगती है फैट। इसलिए जो डाइटिंग होती है ना, डाइटिंग क्या होती है कि आपको रोज़ाना 2000 कैलोरीज चाहिए, आप खाएंगे 1500 कैलोरीज। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना छोड़ दें। डाइटिंग मीन्स कि आपको 2000 कैलोरी चाहिए, आप 1500 कैलोरी खाएंगे, तो बाकी की जो 500 की जो कैलोरीज हैं वो बॉडी फैट को बर्न करके लेगी। नतीजा क्या होगा, जब रोज़ाना 500 400 कैलोरी बर्न होने लगेंगी तो 3 से 4 महीने में आप देखेंगे कितना आपका वेट कम हो जाएगा। और मैं चूँकि फर्स्ट हैंड मेरा एक्सपीरियंस है, 2019 में मैंने ऐसा किया, मुझे कुछ हुआ था प्रॉब्लम, तो मुझे डॉक्टर ने कहा या तो अपना वजन कम कर या कुछ कर। मैंने 6 महीने में 18 kg वेट लूज़ किया। और मैंने सिर्फ क्या किया था, बाज़ार के खाने छोड़ दिए थे, डाइट थोड़ी सी कंट्रोल की थी, 18 kg वज़न मैंने 6 महीने में किया कम। फिर कोविड आ गया, जिम बंद हो गया और मैं घर बैठ गया। और मेरी बीवी हर वक्त क्या पकाऊँ बोलने लगी। मैंने कहा भाई जो दिल चाहे पकाओ। और फिर वही हमारा वही हाल हो गया, 18 किलो गया था, 16 किलो वापस आ गया है भाई। चलें, तो पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो डाइटिंग का मतलब भूखा मरना नहीं है। डाइटिंग का मतलब है फैट को बर्न करके वहाँ से एनर्जी लेनी, ये मतलब है। नंबर टू कमाल की चीज़ है, थर्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर फैट जो होता है इसका असल काम क्या है, थर्मो रेगुलेशन करना। ये थर्मो रेगुलेशन में बड़ा रोल है भाई इसका। ये जब आप होम्योस्टेसिस पढ़ते हैं
वहाँ थर्मोरेगुलेशन पढ़ते हैं ना आप, वो जो आप पढ़ते हैं ब्राउन फैट और वाइट फैट, तो वो ब्राउन और वाइट फैट क्या है भाई? फैट है ना, इसका थर्मोरेगुलेशन बड़ा रोल है, थर्मोरेगुलेशन बड़ा रोल है इनका। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ये भी इनका काम है, ठीक है। इसके अलावा कोई काम इनका? वही सब कुटेनियस फैट, वो इसीलिए होती है ताकि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किए। तीसरा, बहुत सारे हमारी बॉडी के ऑर्गन हैं जिनके गिर्द ये कवरिंग बना लेते हैं, उनको कुशन प्रोवाइड करते हैं, किडनी, हार्ट, है ना। तो प्रोवाइड कुशंस टू मैनी ऑर्गन्स। तो ये इनके कुछ काम थे, मैंने बोर्ड पे लिख दिए। फंक्शन लिख देता हूँ साथ साथ, ताकि आखिर में हमें फंक्शन अलग से ना पढ़ने पड़े। बेटे समझ गए यहाँ तक बात? आप इसको देखें, कोई सवाल है मुझे बताएं, फिर फॉस्फोलिपिड कर लेते हैं जल्दी से। वो अलग हैं, वो जो फैट्स हैं वो ये वाले नहीं हैं, वो स्टीरॉइड है। स्टीरॉइड जो है टेपिनॉइड में जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। स्टीरॉइड फैट की टाइप है, मतलब लिपिड्स की टाइप है ना। ये तो हम फैट एसआई ग्लाइसरॉल की पर्टिकुलर बात कर। अच्छा ये देखो ना, किताब में इन्होंने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट के देखो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट तो मैंने आपको बता दिया था, स्टैक कौन था? लिनोलिन, लिनोलिन। और सैचुरेटेड मैंने बताया था आपको स्टेरिन। तो देखिए इन दोनों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। आप देखेंगे जो अनसैचुरेटेड लिनोलिन का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, देखो उसमें एक जगह आपको, दो जगह पे डबल बॉन्ड नजर आ रहे होंगे, देखो नजर आ रहे हैं, ये अनसैचुरेटेड है। कैसा है? और देखो वो जो ऊपर वाला है कौन था? स्टेरिन, उसमें देखो आपको कोई भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा होगा, देखो नहीं नजर आ रहा ना, सही, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, क्योंकि अभी हमारे टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो फॉस्फोलिपिड तो थोड़ा समझाना टॉपिक है, वैक्स कर लेते हैं, वो 5 मिनट में हो जाएगा, आसान टॉपिक है बिल्कुल। फॉस्फोलिपिड असल में चूंकि बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन पर हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, कल को रैप अप कर लेंगे। अच्छा नंबर 2, वैक्सेस की हम बात कर लेते हैं। वैक्सेस, मोम जिसको आप कहते हो आम जबान में, वो एक बड़ी मशहूर चीज़ है पाकिस्तान में, मोमबत्ती, है ना। लाइट चली जाती है तो जहाँ पे जनरेटर हैं, यूपीएस हैं, वो लोग तो काम चला लेते हैं। जिन लोगों के पास जनरेटर यूपीएस नहीं होते, रात का वक्त होता है, तो वो क्या करते हैं बेचारे, या तो मोमबत्तियाँ जला रहे होते हैं या फिर कुछ और चीज़ें जला रहे होते हैं। तो वैक्स, मोम, तो वैक्स क्या है? इट्स ए क्लास ऑफ सिंपल लिपिड्स, इट्स ए क्लास ऑफ सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स हैं, कोई में टेंशन नहीं है। इनमें क्या होगा, एक आपके पास फैटी एसिड चेन होगी, मेड अप ऑफ फैटी एसिड चेन, और ये जो फैटी एसिड चेन होगी ये एक लॉन्ग फैटी एसिड चेन होगी। नीचे ब्रैकेट में लिख देता हूं, लॉन्ग फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड चेन एंड अल्कोहल एट वन एंड। और देखो अल्कोहल जो होगा ना, वो ग्लाइसरॉल नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे किताब में जो डायग्राम बनी हुई है उसमें कौन सा अल्कोहल लिखा हुआ है, देखो उन्होंने, नहीं पामेटिक एसिड तो फैटी एसिड है ना। हाँ क्या लिखा हुआ है? ट्राई, देखो लिखा हुआ है ट्राई एक्वांटेनॉल। अब देखो ट्राई एक्वांटेनॉल, अल्कोहल तो है ना, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा उसका, ग्लाइसरॉल तो नहीं है ना। तो इसलिए कभी भी ये ना बोला करें कि लिपिड जो होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल तो बने होते हैं। अच्छा अब हमें इस टेंशन में नहीं पड़ना, ये तो हम समझ गए कि इसमें एक फैटी एसिड की चेन है, उसके साथ एक एंड पे एक अल्कोहल लगा हुआ है। हमें समझना क्या है? हमें समझना ये है कि नेचर जहाँ पर भी वाटर को प्रिजर्व करना चाहती है, वैक्स को इस्तेमाल करती है। तो दे आर वाटर प्रिजर्वर्स, ये पानी को प्रिजर्व करने वाले हैं, वाटर प्रिजर्वर्स, है ना। इसीलिए वो जो क्यूटिकल आप देखते हो प्लांट्स के ऊपर, क्या देखते हो प्लांट के ऊपर? क्यूटिकल कहाँ होती है? ऑन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ऑन
एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो जो क्यूटिकल होती है बेटा वो किसकी बनी होती है? वैक्स की बनी हुई होती है। इसी तरीके से आर्थ्रोपोड में जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके ऊपर होती है क्यूटिन। क्या होती है? क्यूटिन। ये कहाँ होती है? ऑन आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन। ये क्यूटिन भी किसकी बनी हुई होती है? वैक्स की बनी होती है। तो मतलब क्या हुआ कि नेचर ने जहाँ भी वाटर प्रिजर्व करना होगा वो वैक्स की मदद से वाटर प्रिजर्व करेगी। अब वैक्स चूँकि हमें इसका केमिकल स्ट्रक्चर पता है तो हम इसको नेचुरली भी ऑब्टेन कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड द नेचुरल वैक्स। और नेचुरल वैक्स कहाँ से आएगी? सबसे कॉमन नेचुरल वैक्स कहाँ से आती है? शहद की मक्खियों के छत्ते से, जिसको कहते हैं बीज वैक्स, जिसको क्या बोलते हैं? बी वैक्स। और चूंकि हमें इसका स्ट्रक्चर पता लग गया है तो हम इसको लैब में ही बना सकते हैं, आर्टिफिशियल वैक्स या सिंथेटिक वैक्स। तो अब पता चला है कि ये लैब्स में भी बनाई जा सकती हैं और हमें नेचर में ही मिलती हैं। बट अब ये बात अंडरस्टूड हो गई ना कि जो वाटर प्रिजर्वेशन का काम कर रही होंगी वो सिंथेटिक होंगी या नेचुरल होंगी? नेचुरल होंगी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद बना रहे हो। तो जहाँ भी वैक्स होगी क्या काम करेगी वैक्स? बोलो, वाटर को प्रिजर्व करेगी। खत्म हो गई कहानी से। तो जहाँ वैक्स होगी वाटर प्रिजर्व करेगी। बेटा बात समझ गए? तो बस आज ये इसको यहाँ पे रोकते हैं। फॉस्फोलिपिड टेपिनॉइड रह गए, वो इंशाल्लाह कल बात करते हैं। नहीं, वो स्पर्म व्हेल उन्होंने बताया वैक्स के सोर्स है कि उसमें से लेते हैं। हाँ, वो मतलब वही होगा ना, क्योंकि नॉन पोलर होंगी ना, पानी इनके पास आएगा तो पानी को रिपेल कर देंगे, इसीलिए तो वाटर के लॉस को रोकेंगे। समझ गए? अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे थे लिपिड्स की, और आज हम लोग बात करेंगे, आज हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड की। कल हमने वैक्सीज की बात कर ली थी, कल हमने एसाइल ग्लाइसरॉल की बात कर ली थी, आज हम फॉस्फोलिपिड की बात करेंगे। जब हम फॉस्फोलिपिड की बात करेंगे तो दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल लिपिड्स। बेटा ये क्या है? दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल लिपिड्स। इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिपिड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोई भी नहीं होते हैं। तो दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल लिपिड्स। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, जब हम इनको देखते हैं तो दे क्लोजली रिजेंबल एसाइल ग्लाइसरॉल्स। दे क्लोजली रिजेंबल एसाइल ग्लाइसरॉल्स। ये एसाइल ग्लाइसरॉल से रिजेंबल करते हैं कम्प्लीटली। सिर्फ एक माइनर डिफरेंस होता है, को देख लेते हैं। जब हम इसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं तो कॉम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, कॉम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड को जब हम देखेंगे तो पता लगेगा कि इसमें हमें एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल मिलेगा, 1 ग्लाइसरॉल। नंबर 2, 2 हमें इसमें फैटी एसिड चेन मिलेंगी, फैटी एसिड चेन्स। नंबर 3, एक हमें इसमें फॉस्फेट मिलेगा विच इज़ PO4 विद माइनस चार्ज ऑन इट। और डिफरेंट फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोलिपिड के साथ, डिफरेंट फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट ग्रुप के साथ हमें डिफरेंट तरह के ग्रुप्स अटैच मिलते हैं। सबसे जो कॉमन होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा कोलिन। और याद कर लें, कोलिन इज ए नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड। कोलिन क्या है? एक नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि लाजमी नहीं है कि हर फॉस्फोलिपिड में कोलिन होता हो, बट सबसे ज़्यादा जो कॉमन फॉस्फोलिपिड, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, कहाँ जा रही हो पीछे? इधर बैठो। बट आप लोगों ने बात ध्यान में रखना है, जो सबसे कॉमन फॉस्फोलिपिड होते हैं उन फॉस्फोलिपिड में क्या होता है बेटा? कोलिन होता है। एंड कोलिन इज नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड। अब वो फॉस्फोलिपिड जिसके अंदर आपको कोलिन मिलता है ना, इसको आप कहते हो फॉस्फोटिडाइल कोलिन। ऐसे फॉस्फोलिपिड को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोटिडाइल कोलिन बोलते हैं। बट आपने ध्यान में रखना है, लाजमी नहीं है कि कोलिन हर फॉस्फोलिपिड में हो, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड में कोलिन नहीं भी होती है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करूँगा तो देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा।
कि सबसे पहले हम बनाएंगे इसका कॉलर या इसकी नेक भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, और ये कॉलर या नेक किसका बना होता है? ग्लाइसरॉल का, इसलिए मैंने यहाँ पे जी लिख दिया है। उसके बाद होगा इसका जनाब अली इसका फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड कह रहा हूँ, सॉरी, फॉस्फेट PO4, और इसके ऊपर होगा इसका नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज आपको पता है इसको पोलर बना रहा है, और जहाँ जो चीज़ पोलर होती है वो वाटर में सॉल्युबल होती है। उसके साथ इस फॉस्फेट के साथ यहाँ पर इसकी कोलिन ग्रुप अटैच होगी। क्या अटैच होगी? कोलिन ग्रुप। तो जो कोलिन ग्रुप होगी वो किससे अटैच होगी? कोलिन ग्रुप अटैच होगी आपके फॉस्फेट के साथ। ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। और उसके बाद हमारे पास होंगे जनाब अली 2 फैटी एसिड के चेन, जैसे हमने बात की, और ये दोनों फैटी एसिड चेन ग्लाइसरॉल के साथ मिले होंगे। जैसे कहाँ मिले होते हैं? जैसे एसाइल ग्लाइसरॉल के अंदर मिले होते हैं। तो ये इस तरीके से क्या मिले होंगे। अब होगा क्या, इनमें से जो एक फैटी एसिड चेन है वो एक फैटी एसिड चेन तो बिल्कुल सैचुरेटेड चेन है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरी जो फैटी एसिड चेन है उसमें इस जगह के ऊपर एक डबल बॉन्ड होगा, यानी वो अनसैचुरेटेड होगी। और उस डबल बॉन्ड की वजह से आप देख रहे हो मैंने इसको बिल्कुल सीधा नहीं बनाया, मैंने उसको थोड़ा सा निक करके बनाया, थोड़ा इसको जो है वो टिंट कर दिया एक तरफ, तो ये एक तरफ थोड़ी सी झुक रही है ना। तो इस तरीके से ये इसकी फैटी एसिड चेन है। ये क्या है बेटा इसकी? ये इसकी फैटी एसिड चेन है। तो अब ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका? ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का। अब जब मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूँ तो आपको ये बात अच्छी से मालूम है कि इसमें ये वाला जो पोर्शन है, पूरा का पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये चूँकि चार्ज्ड पोर्शन है तो इसलिए ये वाटर सॉल्युबल पार्ट है इसका, या इसी को हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट, या इसी को इसका पोलर पार्ट बोलते हैं, सही है ना। और ये वाला जो पार्ट है इसका ग्लाइसरॉल से लेके फैटी एसिड तक वाला, ये इसका हाइड्रोफोबिक, वाटर इनसॉल्युबल, या इसका नॉन पोलर पार्ट है। और इसी वजह से फॉस्फोलिपिड अपने सारे काम परफॉर्म कर पाता है। अब होता क्या है आपको पता है, फॉस्फोलिपिड हमें कहाँ मिलता है? इट फॉर्म द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल, इट फॉर्म्स द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल। ये सेल का मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? सेल का मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। जब हम इसको देखते हैं इसको लॉक करो, ये क्या बनाता है बेटा? सेल का मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि आपके जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होते हैं वो फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं। ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सारे सारे बेटा किसके बने होते हैं? फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं, सारे के सारे। ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड कैसे बने होते हैं वो आपको मालूम है, हमने बात की थी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन में कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड कितने लेयर होंगे? हमारे पास फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर होंगे। कितने लेयर होंगे? और मैंने आपको बताया था लेयर 2 क्यों होंगे ना, क्योंकि हमारे पास वाटर के कंपार्टमेंट 2 हैं। हमारे पास वाटर के कंपार्टमेंट 2 कंपार्टमेंट है इस तरीके से। तो हमारे पास जो वाटर के कंपार्टमेंट है वो हमारे पास 2 कंपार्टमेंट है। ये मैंने आपके सामने 2 कंपार्टमेंट बना लिए, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बना ली। अब आप जानते हो होगा क्या? होगा ये, लेट सपोज अगर कोई फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, से फॉर एग्जांपल ये आपका कोलेस्ट्रॉल है या कोई भी फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, फैट मॉलिक्यूल है, तो लिपिड चूँकि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो जैसे ही ये सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा या अंदर से बाहर आने की कोशिश करेगा, ये इसको अलाउ करेगी कि वो बाहर से अंदर आ जाए या अंदर से बाहर चला जाए, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होते हैं ना, तो फैट सेल मेम्ब्रेन को मदद से क्रॉस करेगी। इसके बरक्स जब मैं देखूंगा किसको, किसी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को, कोई भी हो सकता है, फ़र्ज़ करो ये सोडियम है। अब सोडियम आपको पता है वाटर सॉल्युबल होती है। जैसे ही सोडियम अंदर जाने की कोशिश करेगी ये सेल मेम्ब्रेन इसको रिपेल कर देगी, सेल मेम्ब्रेन इसको रिपेल कर देगी। तो वाटर सॉल्युबल चीज़ें पास नहीं हो सकेंगी,
फैट सॉल्युबल चीज़ें पास हो जाएंगी, कुछ चीज़ें पास नहीं हो सकेंगी, कुछ चीज़ें पास हो जाएंगी। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपकी सेमी परमिएबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल बाय मेंटेनिंग सेमी परमिएबिलिटी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी या पार्शियल परमिएबिलिटी, ये सब इसी के नाम है। तो मैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी बोलूँ, मैं पार्शियल परमिएबिलिटी बोलूँ, मैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी बोलूँ, दे ऑल मीन द सेम। तो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं? फॉस्फोलिपिड सेल के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, और चूंकि ये आपकी हर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, दैट्स वाई दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल लिपिड। इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल लिपिड कोई भी नहीं होता है। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट फॉस्फोलिपिड। इसको देखो, कोई सवाल है तो बताओ। शाबाश। कौन सा एसिड? फॉस्फोटिडाइल कोलिन होता है। फॉस्फोटाइडिक एसिड तुमने कहाँ पढ़ा है? यूट्यूब पे इसने सुना है। जिस चीज़ से मना कर रहा हूँ ना वही काम कर रहे हो, जिस चीज़ से मना कर रहे हो ना वही काम कर रहे हो। हाँ, सवाल कोई? कोई क्वेश्चन? हाँ, मैंने नहीं लिखवाया था, किताब में लिखे हुए। हाँ आगे चलो। वो उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे ना। जैसे एक्टिन, जैसे एक्टिन देखोगे तो एक्टिन में दो चेन्स कॉइल हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर, पहले देखते पता लग जाएगा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वो तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते मालूम हो जाता है कौन सा स्ट्रक्चर है। जी, वो जैसे उसका डायग्राम देखेंगे देखते ही पता चल जाता है वो कौन सी वो है। हाँ जी, कोई सवाल मजीद? इसके बाद जो क्लास है लिपिड्स की, उनको हम कहते हैं टर्पिनॉइड्स। क्या बोलते हैं उनको? टर्पिनॉइड। अच्छा, अब याद रखें कि जो टर्पिनॉइड होते हैं ना, टर्पिनॉइड में कुछ चीज़ें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की होती हैं, कुछ चीज़ें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की नहीं होती। पहले तो टर्पिनॉइड होते क्या हैं? टर्पिनॉइड आर लिपिड मॉलिक्यूल्स that are made up of isoprenoid unit। अब देखो, याद करो जब हमने लिपिड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि लिपिड एक बहुत हेट्रोजीनियस ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है इसकी प्रॉपर्टीज आपस में भी नहीं मिलती हैं। तो अब देखो यहाँ पे आइसोप्रेनाइड यूनिट है, कोई फैटी एसिड नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर हम इनको लिपिड में क्यों शामिल कर रहे हैं? अगेन वो दोनों प्रॉपर्टीज इनके बाद हैं, वाटर में इनसॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल। ठीक है, तो मैंने आपको बता रहा था ना, वो जो आप कहते हैं हमेशा कि यार ये क्या कहते हैं इसको, आप फैटी एसिड ग्लाइसरॉल की बात ही ना किया करें। लिपिड एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अजीबोगरीब ग्रुप है। अच्छा, अब ये आइसोप्रेनॉइड यूनिट जो होते हैं ना, इसकी रिपीटेशन मिलेगी आपको किसके अंदर? टर्पिनॉइड के अंदर। आइसोप्रेनॉइड यूनिट क्या होता है? इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, C5H8। बनाएंगे कैसे इसको? हमारे पास दो कार्बन इसमें मेन एलिमेंट के तौर पे होंगे और ये दो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे होंगे CH2 मॉलिक्यूल्स के साथ। किसके साथ? CH2 मॉलिक्यूल के साथ। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा और एक कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो ये आपके आइसोप्रेनॉइड यूनिट का स्ट्रक्चर। अब जो टर्पिनॉइड होते हैं ना, टर्पिनॉइड में आपको ऐसे आइसोप्रेनॉइड यूनिट या तो 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे, या हो सकता है बहुत सारे भी मिलें। बहरहाल जहन में हमें क्या रखना है? जहन में हमें ये रखना है कि टर्पिनॉइड में हमें कोई फैटी एसिड नज़र नहीं आ रहा, कोई ग्लाइसरॉल नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हमें क्या नज़र आ रहे हैं? सिर्फ आइसोप्रेनॉइड यूनिट। अब ये आइसोप्रेनॉइड यूनिट अपन को चेन की फॉर्म में भी नज़र आ सकते हैं और रिंग की फॉर्म में भी नज़र आ सकते हैं। ये आइसोप्रेनॉइड यूनिट अपन को चेन की फॉर्म में भी नज़र आ सकते हैं और रिंग की फॉर्म में भी। फार्मूला पूरा हो रहा है नहीं हो रहा? चेक करो। C कितने हैं? 5 है ना। 1 2 3 4 और 5 हो गए पूरे। H कितने हैं? 8, 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 पूरे हो गए। तो इस तरीके से आइसोप्रेनॉइड यूनिट का स्ट्रक्चर जो है बना होता है।
अब टर्पिनॉइड भी एक बहुत ही वैरायटी वाला जो है मॉलिक्यूल है, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं देख लेते हैं। तो दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। अच्छा देखो, अभी मैं एक जुमला लिखूंगा तो मैं ना इसकी बात समझ में आने लग जाएगी। फॉलोइंग टाइप्स, अब देखो मिसाल के तौर पे इसकी पहली जो टाइप इन्होंने लिखी है, इन्होंने पहली टाइप इसकी लिखी हुई है टर्पिन्स। क्या लिखी हुई है? टर्पिन्स। अब देखो क्या कहते हैं, टर्पिन्स जो हैं दे आर स्मॉल टर्पिनॉइड्स। ये क्या है बेटा? दे आर स्मॉल टर्पिनॉइड। अब जब मैं कह रहा हूँ कि दे आर स्मॉल टर्पिनॉइड तो मेरा मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि इसमें टर्पिन्स के या 2 मॉलिक्यूल होंगे या 3 होंगे, तो दे आर डाई टर्पिन्स या ट्राई टर्पिन्स। अब देखो जब मैं कह रहा हूँ डाई टर्पिन्स तो क्या मतलब हुआ? ऐसे मॉलिक्यूल 2 होंगे। जब मैं कह रहा हूँ ट्राई टर्पिन्स तो ऐसे मॉलिक्यूल 3 होंगे, बस यही मतलब हुआ ना। और आपने ध्यान में रखना है ये प्लांट्स जनरेट करते हैं आमतौर पे, तो दे आर जनरेटेड बाय प्लांट्स। और ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। दे आर वोलेटाइल इन नेचर। अच्छा अब देखो मेरी बात समझो, जब ये वोलेटाइल है तो ऑब्वियसली ये कहाँ होंगे? फ्लावर्स के अंदर। तो फ्लावर्स इनको जनरेट करते हैं, क्यों? ताकि फूलों में से खुशबू आए, और जब फूलों में से खुशबू आएगी तो क्या होगा? इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? पॉलिनेशन होगी। तो क्या होगी? पॉलिनेशन होगी। तो ये इनका बायोलॉजिकल रोल हो गया। तो दे हैव स्पेशल सेंट्स। सेंट समझते हो? खुशबू। तो उनके पास स्पेशल इनकी खुशबू होती है, और चूंकि इनके पास सेंट होते हैं, खुशबू होती है, इसलिए इनको परफ्यूम बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इनको परफ्यूम बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। या आपने देखा है, आप जब छोटे होंगे ना, कौन ऐसा बच्चा होता है छोटा जिसने वो इरेजर जो होता है रबर पेंसिल मिटाने वाला वो खाया ना हो? बहुत सारे बच्चा होता है ना, वो खा जाते, चबा लेते हैं उसको। तो आपने देखा है बहुत सारे रबर ऐसे होते हैं जिनमें खुशबू आ रही होती है। तो वो जो खुशबू वाला होता है रबर किसका प्रोडक्ट है? रबर इज एन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। रबर किसका प्रोडक्ट है? प्लांट का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। तो आप क्या करते हैं, रबर जो है उसमें से टर्पिन्स से रबर भी बना लेते हैं। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनसे बनती है बाहर। तो ये आपने ध्यान में रखना। ठीक हो गया? अब हमारे लिए जो उसमें काम की चीज़ें हैं ना, जो हमें वाकई ध्यान में रखनी है टर्पिनॉइड में, वो 2 है। एक हमें स्टीरॉइड ध्यान में रखने और एक हमें कैरोटीनॉइड ध्यान में रखने। तो अब ज़रा उन दोनों को देख लेते हैं। कोई सवाल? इसको मिटाएं इसको। अब टर्पिनॉइड होंगे कोई भी, स्ट्रक्चर उनका मेन जो है वो इसी का बना हुआ होगा। समझ गए बात को? दूसरी कैटेगरी जो टर्पिनॉइड्स की आपने याद रखनी है, स्टीरॉइड्स। कौन बेटा? जब हम स्टीरॉइड को देखते हैं तो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्पिनॉइड्स। देखो मैं लिपिड नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये बात हम तय कर चुके हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल जो लिपिड हैं वो फॉस्फोलिपिड है। जब टर्पिनॉइड्स हम पढ़ते हैं तो स्टीरॉइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्पिनॉइड। क्यों इंपॉर्टेंट है? उसकी वजह है, पहले तो इनका स्ट्रक्चर देखें। देयर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन चेन्स एंड 5 कार्बन चेन। अब अच्छा देखो यहाँ पे बात समझ नहीं है, ज़रा ब्रेक लगाना है ज़रा अपन को। और अपन को तो ब्रेक क्यों लगाना है? क्योंकि ये वो स्ट्रक्चर होगा जो हर स्टीरॉइड के अंदर मिल जाएगा अपन को। क्या मतलब हुआ? मैं तो बना के बताता हूँ, इधर देखो। मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 रिंग होंगे जिसके अंदर 6 कार्बन रिंग होंगे इस तरीके से। ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ठीक हो गया, ये हो गया आपका 3, और ये आपका एक 5 कार्बन रिंग हो गया। ये रहा, ये आपका एक 5 कार्बन रिंग हो गया। ठीक है, सही है। इसको बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, हाँ चलो ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनना शुरू करो। 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17।
तो पहली बात जो ध्यान में रखनी है, जिसके ऊपर कई दफ़ा एग्जाम में सवाल आ चुका है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं स्टेरॉइड में 17 होते हैं, 17 कार्बन एटम्स इन मेन स्टीरॉइड चेन। ये बात ध्यान में रखनी है, ये मेन स्टीरॉइड चेन है। अच्छा, अब फिर आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि स्टीरॉइड भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो उसमें ये जो आपका 5 कार्बन रहेंगे ना, इसके साथ इस जगह पे रेडिकल ग्रुप लगा हुआ होता है, और वो रेडिकल ग्रुप स्टीरॉइड को एक दूसरे से अलग कर रहा होता है। क्योंकि अब तक हमें बात समझ में आ गई है कि रेडिकल ग्रुप एक दूसरे से उनको मुख्तलिफ करने के लिए होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि रेडिकल डिफर स्टीरॉइड्स फ्रॉम ईच अदर। ये जरा किताब में इसकी डायग्राम बनी भी, चेक करो, किताब में डायग्राम बनी है। देखो यहाँ पे आर ग्रुप है या नहीं लगा हुआ? अरे ये आर ग्रुप ही है ना, मतलब उन्होंने किताब में जो डायग्राम बनाई हुई है, देखो उसमें उन्होंने आर ग्रुप की जगह एक कार्बन चेन लगा दी हुई है। देखो वो तो सब में ही लगा हुआ होगा ना। अभी ये बात हो गई क्लियर? अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि स्टीरॉइड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इंपॉर्टेंट? कोलेस्ट्रॉल के प्रीकर्सर हैं, दे आर प्रीकर्सर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। याद कर लो इस बात को। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल, इस कोलेस्ट्रॉल को डालडा घी वालों ने बड़ा बदनाम किया है। कोलेस्ट्रॉल को डालडा घी वालों ने बड़ा बदनाम किया है, हालांकि कोलेस्ट्रॉल इतना ख़राब नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के बगैर आप और मैं सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज अ पार्ट ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रल पार्ट है। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारी सेल मेम्ब्रेन सही से काम नहीं करने वाली है, बड़ा मसला हो जाएगा। दूसरा, इट्स अ प्रीकर्सर ऑफ, कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, इट्स अ प्रीकर्सर ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ये जो आपके टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सारे सेक्स हार्मोन होते हैं। ये किसके बने होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो पता ही नहीं चलता अंकल कौन है, आंटी कौन है, पता ही नहीं चलता अंकल कौन है, आंटी कौन है, बड़ा मसला हो जाता। और दे आर प्रीकर्सर्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन। वो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन है, कॉर्टिजोल, जो आपको बीमारी से लड़वाता है, कॉर्टिजोल से अपना स्टीरॉइड हार्मोन है। इस तरीके से एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये सारे, तो इसलिए भाई बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। हाँ, वो बात सही है कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो बात सही, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो बात सही है, एग्रीड। बट लिमिटेड क्वांटिटीज़ में कोलेस्ट्रॉल के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। बेटा समझ गए? कोई सवाल यहाँ तक? फिर आगे चलें। अच्छा, कैरोटीनॉइड क्या होते हैं बेटा? चेन टर्पिनॉइड्स। ये क्या होते हैं? शाबाश, चेन टर्पिनॉइड होंगे। इनकी चेन होगी टर्पिनॉइड की विद रिंग टर्पिनॉइड्स विद, या एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा और कर लो ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए मजीद, तुम्हें समझने में मजीद आसानी हो जाएगी। रुक जाओ, लिख लो, कैरोटीनॉइड्स आर चेन ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स with ring isoprenoid units at both ends। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका एक आइसोप्रीनॉइड यूनिट ये रहा, दूसरा आइसोप्रीनॉइड यूनिट ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी होंगे, और उनके साथ आखिर में आइसोप्रीनॉइड यूनिट के रिंग इस तरीके से अटैच होंगे। आइसोप्रीनॉइड यूनिट के रिंग इस तरीके से अटैच होंगे, ये मतलब आसान जबान में। अब ये जो आपकी बीच वाली चेन है ना, याद रहे इसकी लेंथ वेरिएबल होगी। इसकी लेंथ क्या होगी? वेरिएबल होगी। डिफरेंट तरह के जो कैरोटीनॉइड है उनमें ये चेन छोटी बड़ी होती रहेगी। अब ये हमें क्यों पढ़ने हैं? दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज
They form what? They form plant pigments. ये क्या बनाते हैं बेटा? ये प्लांट पिगमेंट बनाते हैं. और प्लांट पिगमेंट आपको पता है किस लिए ज़रूरी है बताओ? फोटोसिंथेसिस के लिए. उनके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो क्या होगा? खाना नहीं बनेगा. खाना नहीं बनेगा तो क्या होगा? पूरा सिस्टम धबड़ दूध हो जाएगा. तो क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, वो जो आपके ऑरेंज या रेड कलर वाले जो पिगमेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स एक्सेट्रा, वो सब के सब बेटा किसकी एग्जाम्पल हैं? कैरोटिनॉइड की एग्जाम्पल है. इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, आखिरी जो उन्होंने क्लास लिखी हुई है, लास्ट क्लास, इन्होंने लिखे में प्रोस्टाग्लैंडिन्स. जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीजीज. अब ये बहुत बड़ा ब्लंडर है. ये बहुत बड़ा ब्लंडर है कि किताब में इन्होंने प्रोस्टाग्लैंडिन को लिख दिया है टाइप ऑफ लिपिड. ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि यू हैव नो आइडिया, बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन आर नॉट लिपिड्स. बट चूंकि किताब में लिखा हुआ है तो बस हमें मानना पड़ेगा फिलहाल. क्योंकि अगर वो हमसे पूछेगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन किसकी एग्जाम्पल है, कि एमसीक्यू पूछ लेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा ये लिपिड की एग्जाम्पल है. तो मैं इसलिए दिल पे बड़ा भारी पत्थर रख के लिख रहा हूँ कि इट्स अ क्लास ऑफ लिपिड्स. हालांकि ये लिपिड की क्लास नहीं है. बस छोड़ो ना किसकी है. मतलब ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि अगर हम किसी ऑथेंटिक किसी अच्छी जगह जाके बुक देखेंगे, वो ये देखेगा उसी को किताब फाड़ देगा. इतना बड़ा ब्लंडर है. Which is produced by tissues when they get damaged. जब वो डैमेज हो जाते हैं तब वो ये प्रोड्यूस करते हैं. और फिर ये क्या करते हैं कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन डेवलप करवाने में अपना रोल प्ले करते हैं. तो दे प्ले देयर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन. नहीं, प्लेटलेट तो अलग काम करते हैं बेटा. तो ये इन्फ्लेमेशन की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं. और इन्फ्लेमेशन जहाँ भी होगी वहाँ दर्द होगा, बुखार होगा, सूजन होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी. और इन्फ्लेमेशन आपने पढ़ा है ना, इट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स. ये हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी जनरेट करती है. कब जनरेट करती है? जब वो डैमेज हो रही हो किसी वजह से, उस वक्त जनरेट करती है. बहरहाल तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है. और ये बड़े इंपॉर्टेंट हमारे इम्यून सिस्टम के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. तो देयर प्रोडक्शन इज इनहिबिटेड बाय एस्पिरिन. देयर प्रोडक्शन इज इनहिबिटेड बाय एस्पिरिन. तो इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो एस्पिरिन से इनहिबिट की जाती है. ठीक है. डिस्प्रिन की गोली, डिस्प्रिन की गोली यार. ऑलराइट, ठीक हो गया बेटा, बात समझ में आ गई है. तो ये लिपिड की बात कर ली. लिपिड के फंक्शन मैंने आपको लिखवा दिए हैं साथ साथ, ताकि अलग से हमें ना लिखने पड़े. अब आप जल्दी से इसको देखें ना, तो मैं आपको कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल 2 मिनट में करवा दूं, ताकि आज हमारा चैप्टर पूरा हो जाए. फिर जब मंडे आप और मैं मिलेंगे तो हम थोड़ी सी न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करेंगे, थोड़ी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे एमडी कैट के सिलेबस में शामिल नहीं है. और एंजाइम शुरू करेंगे. बड़ा ब्लेंडर है यार ये. हाँ, रबर मैंने बताया तो था भी. इरेजर जो होता है रबर, वो जो आर्टिफिशियल वो होता है रेक्सिन जिसको बोलते हो, आर्टिफिशियल चमड़ा, हाँ ना, लेटेक्स, उसको भी बनाने उसको. किसमें? क्यों नम्स के टेस्ट में? क्यों वो किसी और बुक से आता है? फेडरल में भी लिखे हुए बताऊँ उसको. अच्छा, जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमने समझना है वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है, वर्ड है कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट का मतलब होता है क्या? कॉन्जुगेट का मतलब होता है जोड़ना. दो मुख्तलिफ चीज़ों का आप आपस में जोड़ दें. तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय यूनियन
of two molecules from different classes, एक मिनट के लिए इसको समझ लें, बस ये मसला हमारा हल होने वाला है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे बस 2 मिनट कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल तो 2 मिनट में हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे तो 2 डिफरेंट क्लासेस के मिलने से बनेंगे। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, एक मिनट जाओ, मैं कहता हूँ जी न्यूक्लियोप्रोटीन्स। क्या कहता हूँ? ध्यान से समझना, न्यूक्लियस फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इज फॉर प्रोटीन। तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। एक बात जो बच्चों को हमेशा ट्रबल करती है जब वो पढ़ते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन, अब हमें क्या पता है मैं न्यूक्लिक एसिड ज़्यादा है प्रोटीन ज़्यादा है, तो इसका एक आसान फार्मूला याद कर लो, जिस मॉलिक्यूल का नाम पूरा लिखा होगा वो ज़्यादा होगा। इसका आसान फार्मूला याद कर लो, जिस मॉलिक्यूल का नाम पूरा लिखा होगा वो मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा बस। यानी न्यूक्लियर प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड कम होंगे, प्रोटीन ज़्यादा होगी, बस सिंपल, पीरियड, कहानी ख़त्म। मुश्किल है आसान है? आसान है। अब न्यूक्लियर प्रोटीन तुम्हें कहाँ मिलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क में, और क्रोमेटिन नेटवर्क का ही दूसरा नाम क्या होता है? क्रोमोसोम। तो ये तुम्हें क्रोमेटिन नेटवर्क में और क्रोमोसोम में मिलते हैं। और तुम्हें पता है क्रोमोसोम क्या करता है? पेरेंट्स के कैरेक्टर को बच्चों तक ट्रांसफ़र करता है। आगे बात समझ में? कोई टेंशन तो नहीं है इधर? हो तो मुझे नहीं बताना, क्योंकि हमारे टेंशन है पहले ही बहुत है। ओके राइट, चलो मुझे बताओ कि ये किसका कॉन्जुगेट होंगे? बताओ। लिपिड का, और ज़्यादा क्या होगा? लो बस, खामखा तुमने टेंशन ली दुनिया में। तो दे आर कॉन्जुगेट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। और ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे? ये आमतौर पे तुम्हें मिलते हैं ब्लड में, यूजुअली इन ब्लड एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ये हम बात करेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ तो मतलब क्या है, ये आगे चल के हम लोग इसी बात करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसके अलावा भी जगहों मिल सकते हैं, मगर मेन जो आपको मिलेंगे ना वो ब्लड में एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन तो मिलेंगे। अच्छा, तीसरे देखो मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग मुझे बताना है क्या होंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ, क्या किसका कॉन्जुगेट है? कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा क्या होगा? बस। हाँ मगर तुम बच्चे टेंशन बहुत लेते हो, टेंशन लिया, इतनी ना लिया करो टेंशन। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो दे आर कॉन्जुगेट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और ये क्या करेंगे बताओ मुझे? सेल सरफेस पे होंगे ना। ग्लाइकोप्रोटीन बताया तो था कहाँ होते हैं? सेल सरफेस पे रिसेप्टर का काम करते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन से काम करते हैं वगैरह वगैरह। वर्क एज रिसेप्टर्स, एंटीजन एक्सेट्रा। एक रह गया मेरे ख्याल, यहाँ लिख दूँ, इधर लिख दूँ नंबर 4, ग्लाइकोलिपिड्स किससे कॉन्जुगेट होंगे बताओ? कार्बोहाइड्रेट एंड ज़्यादा क्या होगा? अरे बस तुम समझ गए अब तो। कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स क्या होंगे? याद कर लो इनको, चूँकि ये हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, इसलिए इनको कहते हैं सेरिब्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? सेरिब्रोसाइट्स। सेरिब्रम बोलते हैं ब्रेन को, है ना। तो ये कहाँ मिलेंगे? वाइट मैटर ऑफ ब्रेन में और माइलिन शीथ में। वाइट मैटर ऑफ ब्रेन प्लस माइलिन शीथ। ये अपन जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है बेटा? हाँ, तुम क्या सवाल पूछ रही थी? येलो पिगमेंट जो होता है प्लांट में, येलो पिगमेंट भी तो होता है। हाँ, और कोई सवाल? ग्लाइकोप्रोटीन्स को म्यूकोइड भी बोलते हैं, म्यूकस लाइक। म्यूकोइड का मतलब हो गया म्यूकस लाइक। जी, कम करेंगे।
मतलब इन्फ्लेमेशरी जब वो अपना क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जब डेवलप हो रहा होगा ना, उस वक्त ये रोल प्ले करेंगे, अपना पेन भी थोड़ा कम करेंगे, बाकी चीज़ें भी कम करेंगे इस तरीके से। ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से बेटा। नहीं, हीमोग्लोबिन तो अलग प्रोटीन है ना, बिल्कुल, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। नहीं, इन्फ्लेमेशन की वो आप उसको समझ नहीं, जब इन्फ्लेमेशन डेवलपमेंट हो रही होती है और वह 5-6 काम एक साथ हो रहे होते हैं। जी क्या? हाँ हो सकते हैं, मगर ये हमने वो बात की है कि ज़्यादा कहाँ पे होंगे, वो जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में को मिल रही है ना, उसको अपन वो लिपोप्रोटीन वाला नहीं बोलते जो आप समझ लो, वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर को अपन अलग देखते हैं और प्रोटीन को अलग देखते हैं। मतलब वो कॉन्जुगेट नहीं है, वहाँ पर फॉस्फोलिपिड फिजिकली जुड़े हुए नहीं है प्रोटीन से, यहाँ पर ये आपस में मिले हुए होंगे। मतलब कॉन्जुगेट में तो मिलाना पड़ेगा ना हमें, तो हम सेल मेम्ब्रेन में से प्रोटीन्स को ऐसे ही निकाल सकते हैं बाहर, वो फॉस्फोलिपिड जुड़े हुए नहीं होंगे, उनके बीच में होंगे। ये बिल्कुल वैसे जैसे तुमने शरबत में डाल दी है बर्फ़, तो बर्फ़ शरबत में है तो है, मगर शरबत का पार्ट नहीं है, इसलिए तुम चम्मच से जाओ तो पकड़ के उसको ऐसे बाहर निकाल सकते, ये मतलब। सही हो गया? तो ये चैप्टर आज हमने रैप अप कर लिया। मंडे से हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, फिर एंजाइम की बात करेंगे इंशाल्लाह।